क्योंकि सीटीआर ग्रो हुआ है, उनकी सेल्स थी 8 लाख रुपए और आज वो 20 लाख रुपए की सेल्स करते हैं मंथली। आपके ट्रू कॉलर पे भी आपको ऐड दिखा सकता हूँ पर्टिकुलर ब्रांड का, जो भी प्रोडक्ट हो जिस ऑडियंस को परस्यू करना चाहता है। बट इनिशियल लेवल पे भी डीएसपी चाहिए होता है। अभी एक ब्रांड लॉन्च हुआ था रणबीर सिंह का, तो वो न्यू स्टेज पे ही है, बट उन्होंने बहुत एग्रेसिवली कर रखा है। जिस ब्रांड ने ज्यादा पैसे दिए होंगे वो फर्स्ट नंबर पे आएगा। सिर्फ ज्यादा पैसे जो देगा वो नहीं आएगा। आप जितना डिले करेंगे अमेजोन पे अगर या किसी भी मार्केट प्लेस पे बेचते हुए और उसके मार्केट प्लेस के एडवर्टाइजिंग को यूज करने में अगर टाइम लगाएंगे, आई थिंक आप पीछे छूटते चले जाएंगे। इंस्टाग्राम से मिनिमम पर डे स्पेंड कितना यूज होता है? जितने भी मैच्योर ब्रांड्स हैं वो ऑडियंस टारगेटिंग को नहीं छोड़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, फाउंडर ज्ञान के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है रेग्रू मीडिया के को-फाउंडर मिस्टर संदीप, जहां पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे आप अमेजॉन एड्स के थ्रू अपने ब्रांड को स्केल कर सकते हैं, इनिशियल लेवल पे लोग क्या गलतियां करते हैं और कैसे सही से ऑप्टिमाइज करके आप बहुत जल्दी अपने ब्रांड को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। तो मैं वेलकम करता हूँ संदीप को फाउंडर ज्ञान पे। थैंक यू। संदीप जी, आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे अपने बारे में हमारे ऑडियंस को? मैं रेग्रो मीडिया का को-फाउंडर हूँ। मैंने और सैमी अख्तर ने मिलके अमेजॉन एड्स एजेंसी या मार्केट प्लेस बेस्ड एजेंसी शुरू की थी 2021-22 के दौरान। पहले हम फ्रीलांसर काम किया, देन वी रियलाइज्ड कि वी कैन डू बेटर। तो 2022 में वी स्टार्टेड एज अ रेग्रो मीडिया एंड वी आर मैनेजिंग रफली 60-70 ब्रांड्स, मल्टीपल मार्केट प्लेसेस, इंडिया, आउट ऑफ इंडिया एज वेल। तो अभी इन टर्म्स ऑफ जो ब्रांड के सेल्स कितने आपने करते होगे ईयरली? आई थिंक रफली द ब्रांड्स दैट वी मैनेज वो 200 करोड़ प्लस एनुअली सेल्स करते होंगे सारा मिला के, जो कि बढ़ता रहता है बिकॉज देर आर सम ब्रांड्स विच आर वेरी एग्रेसिव विद देयर अप्रोच, देर आर सम ब्रांड्स जो थोड़े मॉडरेट होते हैं। सो बेस्ड ऑन दैट, बट आई थिंक रफली 200 करोड़ एनुअल सेल्स के आसपास हम मैनेज करते होंगे। मतलब काफी छोटे ब्रांड्स लेके इंपॉर्टेंट है कि काफी बड़े ब्रांड्स को भी आपने काफी स्केल किया। हाँ, मतलब हमारे पास 0 to 1, मतलब कि कोई फ्रेश लॉन्च हो रहा है, लॉन्च होके वो चाहता है कि मैं 10 लाख महीने पे या 20 लाख महीने पे पहुंचूं, वैसे ब्रांड्स भी हैं। और अगर कोई ब्रांड है जो ऑलरेडी मार्केट में है एंड दे आर समवेयर स्ट्रगलिंग एंड नॉट एबल टू ग्रो, तो वो वैसे ब्रांड्स भी हमारे पास, ताकि वो उस तरीके से ग्रो कर सके। तो हर तरीके का है, न्यू, फ्रेश, एग्जिस्टिंग, मैच्योर ब्रांड्स, ऑल स्टेजेस। हमने मेटा एड्स, गूगल एड्स, ये सब तो काफी सुना है, बट ये अमेजॉन एड्स थोड़ा नया है। होपफुली ऑडियंस को काफी अवेयरनेस मिलेगी। अमेजॉन एड्स पे क्या इंपॉर्टेंट है कि अमेजॉन के इकोसिस्टम में जब कस्टमर आ रहा है तो कैसे हम उसको टैप करें और उसकी जो जर्नी है फ्रॉम इनिशियल लेट्स से अवेयरनेस से लेके कंसिडरेशन से होते हुए परचेज के थ्रू होपफुली लॉयल्टी तक हम उसे ले जा सकें, तो वो हम डिस्कस करेंगे। टिपिकली क्या होता है कि अमेजॉन में, मार्केट प्लेस में कोई भी कस्टमर आता है तो वो सिर्फ कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन देख रहा है, वो और कुछ करने नहीं आया। तो अपने दिन में 24 घंटे निकाल के उसके बाद 2 मिनट या 5 मिनट है जो मार्केट प्लेस पे स्पेंड करेगा। अनलाइक किसी और प्लेटफॉर्म पे जैसे कि मेटा हो गया या इंस्टाग्राम हो गया या फिर गूगल हो गया, कहीं पे भी जाएगा तो यहाँ पे क्या होता है कि कस्टमर आया है, मेरे पास बस वही 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट है कि मैं अपने प्रोडक्ट को उसके सामने रख सकूं। अगर मैं चाहूंगा कि मैं ऑर्गेनिकली करूं तो ये किया जा सकता है, बट इसमें बहुत लिमिटेशन है अब। और अमेजॉन एड्स बेसिकली अगर हम देखें तो इट्स लाइक जंपिंग द क्यू। मैं जो लाइन है जहां सारे ब्रांड्स अपना सामान बेचने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं उसको जंप करके कस्टमर के सामने आ सकता हूं। सो दैट इज व्हाट विल बी अंडरस्टैंडिंग की कस्टमर की जर्नी एड्स के थ्रू कैसे हम जंप करके सामने आ सकते हैं। दो चीजें, एक तो हम पूरा फनल समझेंगे, अवेयरनेस, कंसिडरेशन और सेल्स तक का पूरा फनल समझेंगे, और दूसरा क्योंकि जैसे आपने बताया कि अमेजोन पे हाई इंटेंट वाले लोग आते हैं, इनको कुछ स्पेसिफिक खरीदना है, तो आप वंस आप स्टार्ट करेंगे ये बताएंगे किस लेवल के आपका ब्रांड किस लेवल पे होना चाहिए कि आप अमेजोन एड्स पे खर्चा करना शुरू करें। अमेजॉन एड्स जो है वो हर एक लेवल के ब्रांड के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर कोई ऐसा है जो बिल्कुल नया है और उसके पास सिर्फ एक प्रोडक्ट है, उसके लिए भी अमेजॉन एड्स है। और अगर कोई ऐसा है जिसके पास पूरा पोर्टफोलियो है, 100 अलग डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं अपने ब्रांड में जो बेच रहे हैं, किसी भी स्टेज पे है, 0 पे है या फिर वो 1 करोड़ मंथली कर रहा है, 10 करोड़ कर रहा है, 100 करोड़ कर रहा है, एनी नंबर्स दैट दे आर डूइंग, अमेजॉन एड्स इज द सॉल्यूशन फॉर एवरीबॉडी। जीरो से भी स्टार्ट कर रहे हैं तो कोई जीरो से भी शुरू कर रहा है तो दे शुड यूज अमेजॉन एड्स। आप जितना डिले करेंगे अमेजॉन पे अगर या किसी भी मार्केट प्लेस पे बेचते हुए और उसके मार्केट प्लेस के एडवर्टाइजिंग को यूज करने में अगर टाइम लगाएंगे, आई थिंक आप पीछे छूटते चले जाएंगे, क्योंकि ये अमेजॉन एड्स आपको आगे लाता है। और अगर आप आगे नहीं आ रहे हैं तो आपके कॉम्पिटिटर्स आगे आ रहे हैं, और फिर ऐसे बहुत सारी चीजें इस फ्लाई व्हील में जो इम्पैक्ट डालती हैं। तो अमेजॉन एड्स क्या है, उसमें एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है उस व्हील में, उसको और तेज पुश करने के लिए। तो जो अमेजॉन है उसमें बेसिकली जो अगर हम देखेंगे तो एक तो प्लेटफॉर्म लेवल पे जो एडवर्टाइजिंग है,
और क्योंकि प्लेटफॉर्म में सारा डेटा है, सारी जर्नी है कस्टमर की, तो हमें कहीं और बाहर देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देयर विल बी अ स्टेज जहां शायद हमें बाहर निकलना पड़े, बट आई थिंक एट अ इनिशियल स्टेज प्लेटफॉर्म पे सब कुछ है हमारे पास यूज करने के लिए। क्यों? क्योंकि जो शॉपर आता है वो हाई इंटेंट शॉपर आता है। वो ऐसा शॉपर है जो सोच के आया हुआ है कि भाई मेरे एक्ने है, मुझे एक्ने का सोल्यूशन चाहिए, तो सोच के आ रखा है। तो उसकी इंटेंट है जो वो बहुत ज्यादा हाई है एज कंपेयर टू अगर मैं कोई और प्लेटफॉर्म पे बात करूं जहां पे कि शायद मैं कुछ और कर रहा हूं और मेरे को इंटरप्टिव एड आ चुका है एज कंपेयर टू Amazon। तो एक तो हाई इंटेंट शॉपर है। दूसरा क्या है कि यहाँ पे प्लेसमेंट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे कोई आया है और उसको अगर मैं अपना एड दिखाऊंगा या अपना प्रोडक्ट दिखाऊंगा तो जो प्लेसमेंट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि मैं किस प्लेसमेंट में अपना एड दिखाना चाहता हूँ। मेरे पे बहुत ज्यादा बजट है, मैं एग्रेसिव हूँ, तो मैं एकदम कॉम्पिटेटिव प्लेसमेंट चाह सकता हूँ जो सबसे पहले दिखेगी। या फिर लगता है कि मैं नया ब्रांड हूँ, बजट नहीं है उतना और मैं चाहता हूँ मैं थोड़ा मॉडरेट रहूं, तो मैं शायद अपनी एड्स को नीचे ला सकता हूँ, सेकंड पेज थर्ड पेज पे भी ले जा सकता हूँ। तो डिपेंड करता है कि मेरे पास अप्रोच कैसी मेरी रहेगी प्लेसमेंट्स की। एंड देन फाइनली ये Amazon के बाहर भी अगर मैं जाना चाहता हूं तो Amazon एड्स मुझे सोल्यूशन देता है कि अगर मेरा कस्टमर मान लीजिए क्रिकेट की कोई वेबसाइट पे है, स्कोर देख रहा है, तो मैं वहां भी उसको अपना एड सर्व कर सकूं। कोई न्यूज की वेबसाइट है, मैं वहां पे भी अपना एड सर्व कर सकूं। तो Amazon एड्स एक पूरा कंप्लीट इकोसिस्टम है जो किसी भी ब्रांड्स को किसी भी स्टेज में हेल्प करता है ग्रो करने के लिए। थोड़ा सा और अगर इसको डिटेल में जाएं समझने के लिए कि Amazon एड्स पे किस किस तरीके के एड्स होते हैं। Correct. तो जब कस्टमर कोई भी जब सेलर होगा या कोई भी ब्रांड होगा जो वो एड रन करना चाहेगा, तो उसका सबसे प्रिफर्ड गो टू सोल्यूशन होता है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स। ये ऐसा एड टाइप है जो Amazon पे तो रन करता है, बट Amazon के अलावा कुछ और पार्टनर वेबसाइट्स पे भी अपने एड्स को दिखाता है। बट ये बॉटम फनल के एड होता है। बॉटम फनल मतलब? बॉटम फनल मतलब कि कस्टमर जब मार्केट में आया है तो वो किसी ब्रांड को अगर ले रहा है, तो कुछ ऐसे ब्रांड्स होते हैं जहां पे वो तब तक उन्हें नहीं लेगा जब तक उसे उसके बारे में पता नहीं होगा। अवेयरनेस नहीं है जब तक उसको तो उसको खरीदने से पहले वो मल्टीपल टच पॉइंट्स होना बहुत जरूरी है उसके साथ। फॉर एग्जांपल कि कोई भी स्किन केयर ब्रांड हो सकता है, कोई भी प्रीमियम ब्रांड हो सकता है। ऐसा बहुत अनलाइकली होगा कि कोई ऐसी चीज है जो 10,000 रुपए की हो, मैं एकदम से खरीद लूं बिना उसके बारे में जाने हुए और समझे हुए। तो पहले प्रॉब्लम तो है, बट उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने वाले कौन कौन है, उनमें से मैं किसको चूज करूंगा, क्यों चूज करूंगा। तो टिपिकली ये बॉटम फनल में आ जाता है, एकदम नीचे, जब कस्टमर खरीदने वाला है, बस खरीदने से थोड़ा सा दूर है, उससे पहले ये एड टाइप काम करता है। तो ये सबसे ज्यादा रिजल्ट अच्छा देगा। हाँ, ये सबसे ज्यादा रिजल्ट अच्छा देगा। सेल्स अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि भाई मुझे ऑर्डर चाहिए, तो ये सबसे प्रेफर्ड गो टू सोल्यूशन होता है किसी भी सेलर के लिए। तो महंगा भी ये ज्यादा होगा? महंगे तो सब बराबर हैं, जस्ट दैट कि इसकी प्लेसमेंट्स भी ज्यादा हैं मार्केट प्लेस पे। हर एक ऐड की Amazon ने क्या कर रखा है कि मान लीजिए कि ऐड की अगर 10 प्लेसमेंट है तो उसमें से 6-7 प्लेसमेंट्स इसको दे रखी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऐड टाइप है वो है स्पॉन्सर्ड ब्रांड का। ये थोड़ा सा मिडिल फनल या टॉप फनल में चला जाता है, जहां पे अवेयरनेस या ब्रांड के बारे में आप दिखाना चाहते हो। तो वो ये ऐड टाइप है जो काफी कॉमनली यूज होता है स्पॉन्सर्ड ब्रांड का। इसमें वीडियो का भी ऑप्शन है। तो मान लो मैंने स्पोर्ट्स शूज सर्च किया, एक और कोई नया ब्रांड आया है, तो उसके मान लो प्यूमा का शू दिखा रहा है, तो वो वहां पे नए ब्रांड के बारे में भी वीडियो या डिटेल्स दिखाएगा। हाँ, तो अगर कोई स्पोर्ट्स शू सर्च कर रहा है या प्यूमा स्पोर्ट्स शू कर रहा है या रनिंग शूज कर रहा है, तो मैं अगर उस कीवर्ड के पीछे जाऊं तो मैं एज अ न्यू ब्रांड पूमा के कीवर्ड से लेके या जनरिक कीवर्ड कोई भी कीवर्ड होगा उस पर अपना ऐड दिखा सकता हूं। और वहां पे ऑब्जेक्टिव फिर मेरा ये नहीं है कि मेरे को इससे सेल्स निकले, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि कस्टमर को पता चले कि पूमा या स्पोर्ट्स शूज में एक और ब्रांड है जो ऐसा ऐसा है। तो वो ऑब्जेक्टिव है। अब उसमें मेरा क्रिएटिव हो सकता है कि एक नॉर्मल इमेज हो, स्टैटिक इमेज, या फिर वीडियो ऐड हो। तो ये स्पॉन्सर्ड ब्रांड का ऐड है। इसके बाद जो तीसरा ऐड टाइप है वो है स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले का। तो स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले में भी सेम है, वीडियो भी यूज हो सकता है और नॉर्मल क्रिएटिव स्टैटिक क्रिएटिव भी यूज हो सकता है। बट इसकी एक खासियत है, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले जो है ये कीवर्ड ड्रिवन ऐड नहीं है। ये जो दोनों हमने यहाँ पे समझे थे, ये कीवर्ड ड्रिवन है, मतलब कस्टमर ने सर्च किया, मैंने अपना ऐड दिखा दिया। ठीक है, स्पेसिफिक कीवर्ड पे स्पेसिफिक ऐड आ रहा है। हाँ, अब बट डिस्प्ले में क्या है कि डिस्प्ले में मैं अब ऑडियंस को टारगेट करता हूँ। मतलब ये कि ऐसा कोई जिसने स्पोर्ट्स शूज पास्ट में देखा है तो मैं उसको अपना ऐड दिखा सकता हूँ, भले वो अभी नहीं देख रहा है। तो ये ऑडियंस ड्रिवन है। या फिर किसी का मान लीजिए कोई स्पेसिफिक इंटरेस्ट है या फिर कोई लाइफस्टाइल है, तो उसके ऊपर में बेस पे ये ऐड काम करता है। डिस्प्ले ऐड है जो। अगर मान लो कोई रनिंग शूज लिख रहा है
तो हम रनिंग के दूसरे चीजें भी ब्रांड दिखाने की कोशिश हाँ, करेंगे वहाँ हाँ, पर। वो मान लीजिए कि मुझे लगता है कि रनिंग शूज वो उसने ढूंढा है और मैं सॉक्स बेचता हूँ। हाँ। मान लीजिए मैं शूज नहीं बेचता हूँ, हाँ। बट मुझे पता है कि जो शूज लेगा वो सॉक्स भी ले सकता है, Correct. तो मैं उसको अपना ऐड दिखा सकता हूँ। तो इस तरीके से आप अपना डिस्प्ले को यूज कर सकते हैं। और इसके बाद ये बहुत नया ऐड टाइप है जो अभी अमेजोन ने लॉन्च किया है पिछले 6 महीने में। अच्छा। इट्स कॉल्ड स्ट्रीमिंग टीवी। तो स्ट्रीमिंग टीवी, एस टीवी, अलग अलग नाम से इसको जानते हैं। जो ये स्ट्रीमिंग टीवी है बेसिकली ये टॉप ऑफ द फनल ऐड है। टॉप ऑफ द Awareness फनल, हाँ, आएगी ये brand की। सिर्फ अवेयरनेस का काम करेगा। मतलब ये कहाँ ऐड दिखाएगा, ये अमेजोन पे नहीं ऐड दिखाएगा। Okay. ये दिखाएगा अमेजोन के बाहर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे। जैसे इंडिया में अगर आप स्ट्रीमिंग टीवी यूज करोगे तो ये एमएक्स प्लेयर जो है उस पे अभी ये ऐड दिखाता है। अच्छा, उन्होंने खरीदा हुआ है। हाँ, तो अमेजोन ने इन्वेस्टमेंट करके उस पर अच्छा खासा खरीद लिया था, अच्छे पैसे लगा के, और पिछले 2 सालों से उसको इस तरीके से बिल्ड किया है कि अब उसको एडवर्टाइजिंग के लिए यूज कर सके। तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो स्ट्रीमिंग टीवी को यूज कर रहे हैं। और स्ट्रीमिंग टीवी पे सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि कस्टमर मेरा सीरीज देख रहा है, मूवी देख रहा है, उसको मेरा ऐड दिख जाए बीच में जब भी कभी है। पर वो कमर्शियल टाइप अगर मेरा ऐड रहेगा तो वो बहुत हेल्पफुल रहेगा, ताकि कस्टमर को मैंने मान लीजिए 3 बार टारगेट किया, 5 बार टारगेट किया है, अब जिसने मेरा ऐड देखा है, अमेजोन ये भी सोल्यूशन देखता है कि जिसने मेरा ये ऐड देखा है उसको मैं डिस्प्ले से टारगेट करना शुरू कर दूं। मेरा फेस वॉश था और मेरा कोई सी एक सीरीज थी, और मुझे पता है कि उसको ज्यादा फीमेल देखती हैं और मेरा प्रोडक्ट फीमेल ज्यादा खरीदती हैं। मैंने वहां पे स्ट्रीमिंग टीवी में अपना ऐड रन करा है, और जिसने भी मेरा ऐड देखा स्ट्रीमिंग टीवी पे उसको मैं डिस्प्ले के थ्रू अब मैं दोबारा से अमेजोन पे ऐड दिखा सकता हूँ, भले ही वो खरीदने रनिंग शूज आए हों और मैं बेच फेस वॉश रहा हूं, तो मैं इसके थ्रू दोबारा से इस वाली ऑडियंस को टारगेट कर सकता हूं। तो ये इस तरीके से हमारा जो एड का स्प्लिट होता है, इसमें 70% 80% स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है। जो खर्चा मान लीजिए मेरी जेब में अगर 1000 रुपए खर्च करने के लिए या 100 रुपए खर्च करने के लिए 70-80% आई स्पेंड हियर टिपिकली एज अ ब्रांड, रफली 5 to 10% आई स्पेंड हियर, अनदर 5 to 10% आई स्पेंड हियर, एंड रफली 3-5% आई स्पेंड हियर। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है। हाँ, ये एक्सपेरिमेंटल हो गया, ये हार्डकोर है, और बाकी ये सब टेस्टिंग में चलता है। जी, तो ये दोनों ऐड क्या करते हैं, ये दोनों ऑडियंसेस को इसमें बाद में इवेंचुअली मैं कुछ टाइम बाद इधर, क्योंकि ये लिमिट कर जाएगा, एक टाइम बाद आएगा कि जब मैं इसको ज्यादा यूज नहीं कर पाऊंगा, तो जो भी ब्रांड स्टक हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है मैं ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ, उसका बहुत बड़ा एक भी फैक्टर ये भी है कि उन्होंने इन दोनों को यूज नहीं किया था। थोड़ा पैसा इन पे भी लगाना चाहिए, इस पे भी लगाना चाहिए, ताकि मैं कभी भी जो है मेरा ये जो ऑडियंस साइज है खत्म ना हो या बहुत लिमिट ना हो, नए ऑडियंस को आप रीच कर पाओ। हाँ, ठीक है। ये हमारे अलग अलग एड टाइप्स हैं इसमें जो करते हैं। अब अमेजोन पे देख लेते हैं किस तरीके से दिखते हैं। तो जो ये एड टाइप्स हैं अमेजोन पे किस तरीके से दिखते हैं, मान लीजिए किसी ने सर्च किया अमेजोन पे मैग्नीशियम सप्लीमेंट, ठीक है, तो अगर किसी ने मैग्नीशियम सप्लीमेंट किया है तो अमेजोन का जो रिजल्ट है जो डेस्कटॉप पे दिखेगा, कंप्यूटर पे दिखेगा, वो इस तरीके से होता है। इसमें यहाँ पे जो दिख रहे हैं ये 3 प्रोडक्ट, ये एक ही ब्रांड के, अगर आप ध्यान देंगे कार्बामाइड फोर्टे के हैं ये तीनों। हाँ। और इन तीनों के बिल्कुल ऊपर आप देखेंगे तो स्पॉन्सर्ड का छोटा सा लिखा हुआ आ रहा है, स्पॉन्सर्ड। हाँ, तो ये जो स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा है इसका मतलब ये एक ऐड है, और ये स्पॉन्सर्ड ब्रांड का ऐड है। हाँ, वो जो आपने बताया। हाँ, तो ये स्पॉन्सर्ड ब्रांड का ऐड हो गया है, इसको एसबी के नाम से भी हम बोलते हैं, स्पॉन्सर्ड ब्रांड। इसके बिल्कुल नीचे जो हमें दिख रहे हैं फिर से 4 स्पॉन्सर्ड के प्लेसमेंट्स हमें नजर आ रहे हैं। ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट एड्स हैं ये, ठीक है। तो ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट होगा, यहाँ पे ऑर्गेनिक है, आप देखिए ये और ये दोनों एक ही चीज, एक ही प्रोडक्ट लगभग है, नहीं तो ये वाला और वो जो पहला वाला है दोनों सेम, बिल्कुल एग्जैक्ट प्राइस, रिव्यू, रेटिंग सब कुछ आप देखेंगे फर्स्ट एंड लास्ट में सब कुछ सेम है, ठीक है। बट फॉर कस्टमर इट इज समटाइम्स डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट कि ये और उसमें फर्क क्या है। एक ही फर्क है दोनों में, ये ऑर्गेनिक प्लेसमेंट है और वो हमारा स्पॉन्सर्ड प्लेसमेंट है। तो ऑर्गेनिक प्लेसमेंट तो अमेजोन खुद डिसाइड करता है कि मुझे इस पे यहाँ पे क्या लगाना है। स्पॉन्सर्ड में यहाँ पे जिस ब्रांड ने ज्यादा पैसे दिए होंगे वो फर्स्ट नंबर पे आएगा। देयर इज अ बिडिंग प्रोसेस। अमेजोन का जो बिड का सिस्टम है, जैसे हम मार्केट प्लेस का होता है वैसा एक बिडिंग का सिस्टम है, उसके बेसिस पे डिसाइड करता है। बट सिर्फ ज्यादा पैसे जो देगा वो नहीं आएगा। अमेजोन को इवेंचुअली कस्टमर की जो सेटिस्फेक्शन है उसको सबसे ऊपर रखना है। हाँ। तो अगर कस्टमर ने सर्च किया मैग्नीशियम सप्लीमेंट, और अगर मैं मैग्नीशियम सप्लीमेंट बेच रहा हूँ और मेरा बाकियों के मुकाबले मेरा जो है थोड़ा रिजल्ट एवरेज या अच्छा है, रिव्यूज अच्छे, हाँ, काफी हद तक चांसेस है कि मैं आ जाऊंगा। बट अगर मान लीजिए कि मैं मैग्नीशियम सप्लीमेंट नहीं बेच रहा हूँ, मैं तो इससे मिलता जुलता कुछ और बेच रहा हूँ, और मैं ज्यादा बिड करूंगा तो भी हो सकता है अमेजोन मुझे आगे नहीं लाएगा। क्यों? क्योंकि मैं रेलेवेंसी पे काम नहीं कर रहा हूँ, कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे। कस्टमर बोलेगा अरे मैंने तो ढूंढ ही रहा था, मुझे दिखा कुछ और। हाँ, तो हाँ, उनका वो क्लोजर नहीं हो पाएगा। हाँ, तो कस्टमर को फिर जब ऐसा लगेगा तो फिर अमेजोन नहीं चाहता कि कस्टमर को कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस हो जो उसको हेल्प ना करे कस्टमर को। तो इसीलिए सिर्फ बिड नहीं, बहुत सारी चीजें और डिसाइड भी करती हैं, बट यस, बिड इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो ये स्पॉन्सर्ड ब्रांड हो गया, ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट हो गया, एसबीएसपी कंप्लीट। ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये एड टाइप है, यहाँ भी लिखा है स्पॉन्सर्ड।
सो दिस इज बेसिकली अ डिस्प्ले एड। ये स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले एसडी का ऐड है जो यहाँ पे आ रहा है। इसी पेज पे जब आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये सेक्शन दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये टॉप ऑफ द पेज है, ये मिडिल ऑफ द पेज है, यहाँ पे ये ऐड है स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले का। इसमें जो है जो टारगेटिंग है, जो प्रोडक्ट है आप देखेंगे ये लिखा हुआ है सिट्रुलिन मैलेट। सिट्रुलिन मैलेट कुछ और है, बट क्योंकि ये एड टाइप कीवर्ड ड्रिवन नहीं है, ये ऑडियंस ड्रिवन है, तो ऐसा कोई जो ऐसा हेल्थ का प्रोडक्ट खरीद रहा है क्वाइट पॉसिबल कि ऐसे कुछ में भी इंटरेस्टेड हो। तो इसीलिए यहाँ पे आप देखेंगे अलग प्रोडक्ट अलग चीज पे दिखने लग गया, जो कि डिस्प्ले में हो सकता है, बिल्कुल अलग हो सकता है। सो दैट इज स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। एंड देन एट द बॉटम वी हैव स्पॉन्सर्ड ब्रांड वीडियो। ये वीडियो एड अगर आप देखेंगे ये म्यूटेड है और यहाँ पे वीडियो एड चल रहा है। तो ये जो प्रोडक्ट का है स्पॉन्सर्ड ब्रांड वीडियो एड है। इसमें क्या है कि मैं जब भी कोई चीज मूव करती है स्क्रीन पे या फिर टिपिकल से अलग है, जैसे ये सब कुछ सेम है बट ये अलग है, तो इस पे क्लिक पड़ने के ज्यादा चांस रहते हैं क्योंकि कस्टमर को दिख रहा है, अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे CTR बहुत अच्छा आता है। सो ये इस तरीके से Amazon पे हमारा तीनों चारों एड टाइप को अगर हम देखना चाहें तो हम समझ सकते हैं। ये यूजुअली नए ब्रांड या अगर एग्जिस्टिंग ब्रांड ने कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च किया वो करते होंगे सब। टिपिकली इसको अगर मेरे प्रोडक्ट को मैं वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहता हूँ तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ। अगर मान लीजिए मेरा प्रोडक्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है या बाकियों से अलग है, बट यहाँ मैं बता नहीं पाऊंगा इन दोनों में क्या डिफरेंस है, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। बट अगर यहाँ पे कुछ ऐसी चीज होती है कि इंग्रेडिएंट एकदम यूनिक है तो मैं वीडियो के थ्रू दिखाना चाहूंगा कि मेरा इंग्रेडिएंट है इस तरीके से है, तो इस तरीके से बहुत सारी चीजों के थ्रू हम इसको यूज कर सकते हैं। सो ये टिपिकली हमारे एड्स के जो Amazon पे रहते हैं। ये जो SBV है ये आ गया, ये स्पॉन्सर्ड ब्रांड वीडियो, ठीक है। अब टारगेटिंग से है, तो अब एड प्लेसमेंट हमने समझ लिया, टाइप ऑफ एड समझ लिया, तो जो टारगेटिंग है उसको समझ लेते हैं। तो Amazon पे जो टारगेटिंग है वो ब्रॉडली अगर हम देखेंगे तो मैनुअल और ऑटो में डिवाइड होती है। और मैनुअल टारगेटिंग अगर मैं कर रहा हूं तो उसमें फिर कीवर्ड और प्रोडक्ट टारगेटिंग आ जाती है। ठीक है, ब्रॉडली अगर बात करें तो कीवर्ड और प्रोडक्ट। कीवर्ड मतलब मैंने रनिंग शूज किया तो वो कीवर्ड हो गया जी। प्रोडक्ट मतलब प्यूमा रनिंग शू नहीं, प्रोडक्ट मतलब कि फिर उस केस में जो पूमा का जो प्रोडक्ट पेज है उसको फिर मैं टारगेट करूंगा। तो प्यूमा रनिंग शू जब कोई सर्च कर रहा है तो प्रोडक्ट टारगेट कर रहा है, नहीं तब भी वो कीवर्ड ही टारगेट हो रहा है क्योंकि टाइप तो कस्टमर ये कर रहा है ना, पूमा रनिंग शूज। तो वो तो कीवर्ड टारगेटिंग ही है ब्रॉडली अगर हम देखेंगे। भले ही वो पूमा का नाम यूज कर दे रहा है बट इवेंचुअली डाल तो कीवर्ड रहा है, तो वो कीवर्ड टारगेटिंग हो गया। बट जब उसने मान लीजिए कि कोई भी कीवर्ड से सर्च करके प्रोडक्ट पेज पे गया वो, तब वहां पे जो मेरे ऐड दिखेंगे वो प्रोडक्ट टारगेटिंग की तरह क्लासिफाई होते हैं। तो अगर पूमा के पेज पे मैं चला गया एज अ शॉपर और वहां पे बाकी ब्रांड्स एडिडास रीबॉक में टारगेट कर रहे हैं, सो दैट इज प्रोडक्ट टारगेटिंग। ठीक है, सो कीवर्ड टारगेटिंग हो गया, प्रोडक्ट टारगेटिंग हो गया, और उससे थोड़ा सा ऊपर होता है मैनुअल ऑटो टारगेटिंग। ऑटो टारगेटिंग मतलब कि मैं Amazon को बोलता हूँ भाई मैं पैसा लगा रहा हूँ, तुम डिसाइड करो कहाँ दिखाना है, कीवर्ड पे दिखाना है, प्रोडक्ट पे दिखाना है, तुम्हारे ऊपर है। तो टिपिकली ऑटो टारगेटिंग फॉर बिगिनर्स, कोई भी जब नया शुरू करता है तो वो ऑटो टारगेटिंग से शुरू करता है। 500-1000 रुपए की कैंपेन सेटअप करते हैं, मल्टीपल कैंपेन बनाते हैं और उसके थ्रू करता है। तो फिर Amazon खुद से डिसाइड करता है। Amazon क्या करता है, जब भी कोई प्रोडक्ट आप Amazon पे बेचते हो तो उसकी लिस्टिंग को अच्छे से स्कैन कर लेता है। वो समझ लेता है कि ये प्रोडक्ट क्या है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है, कौन से कीवर्ड्स के रेलेवेंट है, कौन से के लिए नहीं है, और उसके बेसिस पे वो फिर खुद से दिखाता है कस्टमर को। तो जिसको ज्यादा समझ नहीं है वो ऑटो टारगेटिंग यूज करता है, जो थोड़ा समझ जाता है वो धीरे धीरे मूव करता है मैनुअल की तरफ, प्रोडक्ट टारगेटिंग की तरफ। और फिर इसके बाद जो इनसे और थोड़ा इवॉल्व टारगेटिंग है वो है ऑडियंस टारगेटिंग। ऑडियंस टारगेटिंग टिपिकली ये जो जर्नी है, ऑटो से लोग यहाँ तक तो आ जाते हैं, बहुत कम टाइम होता है कि ऑडियंस टारगेटिंग पे जाते हैं, और ये क्रूशियल है Amazon पे। जितने भी मैच्योर्ड ब्रांड्स हैं वो ऑडियंस टारगेटिंग को नहीं छोड़ते हैं। जो भी बिगिनर होगा ना वो ये गलती करता है कि वो इन तीनों पे रह जाता है और उसके बाद ऑडियंस टारगेटिंग को नहीं जाता है। तो ऑडियंस टारगेटिंग इज द की। मतलब इसमें ऑडियंस टारगेटिंग का मतलब वो डेटा हमारे पास Amazon प्रोवाइड करता है कि इस टाइप के लोग आ रहे हैं या पास्ट विजिटर ऐसे रहे, तो उसको हम स्पेसिफिकली टारगेट कर पा रहे हैं। हाँ, तो इसमें क्या है, यहाँ पे मैं क्या टारगेट करूंगा, मान लो शूज है, रनिंग शूज है, उसके ही जैसा कुछ आएगा, अपने आप Amazon दिखा देगा। यहाँ पे क्या होगा, मैं बता दूंगा Amazon को रनिंग शूज फॉर मन, ब्लू रनिंग शूज, ये सब हो जाएगा कीवर्ड टारगेटिंग में। प्रोडक्ट टारगेटिंग में क्या हो गया कि पूमा के प्रोडक्ट पेज को मैंने टारगेट कर दिया, एडिडास के कर दिया, तो ये तो हर कोई कर लेता है। ये चीज जो है ये इवॉल्व ब्रांड्स करते हैं, ये है ऑडियंस टारगेटिंग। ऑडियंस टारगेटिंग मतलब क्या, फिर से वही एग्जांपल देता हूं कि हर कोई शूज बेच रहा है, कंपीट कर रहा है, बट अगर उसमें एक बीच में कोई सॉक्स बेचने वाला आ गया तो कस्टमर क्या है ना, इजीली डिफरेंशिएट कर लेगा। सबके जूते दिख रहे हैं, एकदम से अगर मैं कोई अलग चीज दिखेगी तो आई विल बी एबल टू क्लिक ऑन इट मोर एज कंपेयर टू अदर थिंग्स। हाँ, ये भी हो सकता है कि मैं उस टाइम पे सिर्फ शूज लेने आऊं तो बट ना लूं, बट टिपिकली ऑडियंस टारगेटिंग इज द की। वी हैव सीन मैच्योर ब्रांड्स यूजिंग दिस एंड वी यूज दिस अ लॉट। और Amazon का जो इकोसिस्टम है ना वो ज्यादा इनके लिए बना था,
Amazon अच्छा। ऑडियंस पे इतना नहीं जाता, जैसे मेटा में ऑडियंस ये सब कुछ है ना। Amazon पे इट वाज ऑल अ सर्च ड्रिवन, कीवर्ड ड्रिवन था, बट अब Amazon जो है वो अपना फुल फनल के अप्रोच में जा रहा है, तो वहां पे दिस इज द की, ऑडियंस टारगेटिंग जो नहीं करेगा वो पीछे रह जाएगा। एंड इन सब में से मिनिमम पर डे स्पेंड कितना यूज होता है? देखिए शुरुआत में ऑटो में ही लोग सारा पैसा लगाते हैं। हाँ। जो नहीं, जिसको पता है फिर वो क्या करता है, वो इन पे थोड़ा पैसा लगाता है। तो डिपेंड करता है कि मेरे बजट के ऊपर 500 रुपए सब पे मिला के लगा लूं, या फिर मैं सब पे मिला के 5 लाख लगा लूं। ये किस स्टेज पे मैं एज अ ब्रांड हूं, कितने प्रोडक्ट्स हैं, क्या मार्केट है मेरा, कितना कॉम्पिटिशन है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारे पास ऐसे भी हैं जो दिन का 5 लाख भी खर्च कर रहे हैं इन पे, ऐसे भी हैं जो 500 रुपए भी खर्च कर रहे हैं। तो आप पूरा कस्टमर लाइफ साइकिल समझेंगे Amazon पे? ये बहुत क्लासिक फनल है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार नहीं, कभी किसी को पता है। तो अवेयरनेस, कंसिडरेशन, परचेस, लॉयल्टी, सो दिस इज अ वेरी क्लासिक फनल ऑफ मार्केटिंग। पता नहीं कितने सालों से MBA कॉलेज में पढ़ाई जा रही होगी, बट Amazon स्पेसिफिक अगर हम बात करें इसमें, तो Amazon पे जो अवेयरनेस जो स्टेज है, वहाँ पे जो सॉल्यूशंस हैं Amazon ने जो अभी तक दिए वो थोड़े लिमिटेड हैं। वो इस एक स्टेज में थोड़ा कमजोर है Amazon। हम बात करेंगे उसके बारे में भी। बट देन जो अवेयरनेस है, वहाँ पे जो करंट सॉल्यूशंस अवेलेबल है वो है स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले, जो अभी तक हमने बात करी थी। और भी एक दो सोल्यूशन है, वो आगे हम थोड़ा समझेंगे। तो स्पॉन्सर्ड ब्रांड और स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले को हम लिमिटेडली यूज कर सकते हैं फॉर एनीथिंग न्यू। तो वहां पे गोल क्या रहेगा, वहां पे सिर्फ ये रहेगा कि एनीथिंग न्यू कस्टमर, न्यू प्रोडक्ट, उन सब के लिए मैं ये यूज करूं उस सोल्यूशन के लिए। एग्जिस्टिंग के लिए भी करूंगा, बट शायद अगर नया प्रोडक्ट नहीं है, मान लो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, मैं पिछले 5 साल से बेच रहा हूं, तो भी मैं वो यूज करना चाहूंगा फॉर न्यू शॉपर्स, नए ऑडियंसेस के लिए। तो वो हो गया। तो वहां पे क्या है कि ब्रांड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आए। अब अगर मान लीजिए मैं प्रोडक्ट ही एक बेचता हूँ और मैं बेचता हूँ ब्रेसलेट, तो शायद वो मेरे लिए इतना हेल्पफुल सोल्यूशन नहीं है। बट अगर मैं ब्रेसलेट बेचता हूँ, रिंग बेचता हूँ, इयरिंग बेचता हूँ, नेकलेस बेचता हूँ, सब कुछ बेचता हूँ, तो स्पॉन्सर्ड ब्रांड का या अवेयरनेस स्टेज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि अगर किसी ने मुझसे एक प्रोडक्ट खरीदा है और उसे मेरा प्रोडक्ट अच्छा लगा है, तो उसे पता होना चाहिए कि ये 100 ब्रांड जो है, ये रिंग भी देगा, ये इयरिंग भी देगा, ये नेकलेस भी देगा, वगैरह वगैरह। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो अवेयरनेस एज अ सोल्यूशन। तो एक बार ब्रांड के बारे में पता चल गया, खरीदा नहीं है, टच पॉइंट है। अवेयरनेस इज मोर ऑफ अ टच पॉइंट, नॉट अ कन्वर्जन। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर देखते हैं तो न्यूज़पेपर में ऐड आता है, बहुत सारे ब्रांड्स देते हैं। बिल्कुल। हम देखते हैं कि मैगजीन्स में पहले ऐड आता था। आप सड़क से जा रहे बिलबोर्ड्स में भी ऐड देखते हैं। तो वहां जो ऑब्जेक्टिव होता है वो सिंपल एक ही रहता है कि पता चल सके कि सो एंड सो ब्रांड है। दैट इज अवेयरनेस। ठीक है। उसके बाद जो अगला सोल्यूशन है वो है कंसिडरेशन। सो फनल का अगला स्टेज है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन में क्या है कि कंसिडरेशन में मैं स्पॉन्सर्ड ब्रांड के साथ साथ स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट को भी यूज करूंगा Amazon पे। अब कंसिडरेशन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ है कि मेरी जो प्रॉब्लम है उसका जो सोल्यूशन है, जो सोल्यूशन है उसमें कौन कौन ये सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, ब्रांड ए, ब्रांड बी, ब्रांड सी, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3। तो दैट इज कंसिडरेशन, जहां मैं कंपेयर करूंगा, अच्छा ये मेरे लिए ज्यादा सही है या ये मेरे लिए ज्यादा सही है। शर्ट ले रहे हैं तो इसका कलर, फीचर, ये सारी चीजें। तो वो सारी चीजों को मैं इवैल्यूएट करूंगा। तो दैट इज कंसिडरेशन। और वहां पे हमारे जो एड टाइप काम करते हैं, टिपिकली स्पॉन्सर्ड ब्रांड और स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट काम करता है। और वहां पे ऑब्जेक्टिव क्या है कि मेरा प्रोडक्ट जैसे दिखा, कस्टमर उस पर क्लिक करे। अगर उसने क्लिक कर दिया तो इसका मतलब वो मुझे कंसिडर कर रहा है। ठीक है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि इतनी भीड़ में 10 लोग शर्ट बेच रहे हैं मान लो, तो 10 में से कस्टमर मेरे लिस्टिंग के ऊपर, मेरे प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करे। अगर उसने क्लिक कर दिया तो मतलब मेरा कंसिडरेशन ठीक ठाक जा रहा है। सो दैट इज कंसिडरेशन। ठीक है, कि मेरे प्रोडक्ट पेज पे आ जाए वो, फिर आके थोड़ा देखेगा, समझेगा कि क्या फीचर्स हैं, क्या इसका प्रोडक्ट क्या प्रोवाइड कर रहा है, कितने रिव्यू है, क्या रेटिंग है, प्राइस है, वो सब कंसिडरेशन में फिर आ जाएगा उसके बाद। बट इट ऑल स्टार्ट्स विद अ क्लिक। ओके, रिव्यू भी यहीं पे देखेगा। रिव्यू भी यहाँ पे देखेगा कि कंसिडर करते टाइम वो रिव्यू देखेगा। अब उसने जब ये सारी चीजें कर ली हैं मान लीजिए ये, और लास्ट इसका जो कंसिडरेशन का जो स्टेज बोलेंगे एक तरीके से कार्ट तक ले जाना है। बेसिकली कंसिडरेशन में ऐड टू कार्ट है। ओके। अगर उसने ऐड टू कार्ट कर दिया है तो मतलब कि मेरा पूरा जर्नी क्लिक से लेके ऐड टू कार्ट तक कंप्लीट हो चुकी है, सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आता है परचेज का। परचेज में जैसा हमने पहले बात किया था कि स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, ये लोअर फनल का ऐड है, ये सबसे ज्यादा एक्टिवली काम करता है। बाकी भी हेल्प करेंगे, बट स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट इज मेजरली गोइंग टू हेल्प अस। और यहाँ पे द ऑब्जेक्टिव इज कि कैसे कस्टमर जो है, अगर वो मेरे प्रोडक्ट डिटेल पेज पे आ गया है तो वो मुझे ऐड टू कार्ट करके परचेस करे, खरीदे, पूरा कंप्लीशन तक लेके जाए। सो दैट इज परचेस की वहां पे हो। अब यहाँ पे करते टाइम ये जो ओवरलैप होगा कंसिडरेशन से परचेस का, वहां पे क्या है कि मेरा प्रोडक्ट बाकियों से अलग कैसे है, मेरी प्राइसिंग बाकियों से बेहतर कैसे है, मेरी डिलीवरी बाकियों से बेहतर कितनी जल्दी हो सकती है, मेरा फीडबैक इन फॉर्म ऑफ रिव्यू रेटिंग कैसे है। तो वो सारी चीजें परचेस में और डिटेल में जाके कस्टमर चेक करेगा। डिस्काउंट भी यहीं पे है। हाँ, प्राइसिंग
डील, कूपन, डिस्काउंट, ऑल ऑफ इट विल डिसाइड एट अ परचेज स्टेज। ठीक है, और उसके बाद अगर उसने मेरे से खरीदा तो क्या दोबारा आके उसने मुझसे खरीदा है? दैट इज लॉयल्टी। लॉयल्टी में क्या होता है? स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले काम आ जाता है। ऑडियंस रीमार्केटिंग इज स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। तो लॉयल्टी इज ऑल अबाउट कि एक बार खरीदा है, क्या दोबारा आके खरीदा है कि नहीं खरीदा है। कुछ ऐसे ब्रांड्स, ऐसी कैटेगरीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डाइपर। तो डाइपर एक ऐसी चीज है जो विंटर्स में बहुत ज्यादा बिकेगी, और दूसरा उसका जो साइज है, मान लो कि मैं 10 पीस बेच रहा हूँ, 100 पीस बेच रहा हूँ, एक ना एक टाइम के बाद वो खत्म होगा। तो अगर कोई मेरा मान लीजिए कि 100 पीस का डाइपर खरीदता है, तो मुझे पता है कि भाई वो विंटर्स में वो उसका 100 पीस का डाइपर 1 महीने में खत्म हो जाएगा, समर में शायद वो 2 महीने चलता हो। तो वो जो ड्यूरेशन है उसके बेसिस पे क्या उसने वापस आके मुझसे दोबारा डाइपर खरीदा है कि नहीं खरीदा है। तो दैट इज व्हाट अ लॉयल्टी इज। ठीक है, सो ये हमारा जो फनल है इसको थोड़ा डिटेल में हम समझेंगे, क्योंकि अमेजोन पे जो भी सॉल्यूशंस अवेलेबल है वो सारे इस फनल को मुझे हेल्प करता है करने के लिए। एक सॉल्यूशन है जो अवेयरनेस के लिए, जो बहुत कम लोगों को पता है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। वो उसको पूरा सपोर्ट कर देता है हमारे पूरे अवेयरनेस को भी। ये जो फनल हमने अभी डिस्कस किया था, अगर फनल के टाइप में देखेंगे तो दिस इज हाउ टिपिकली, अगर आप देखोगे अवेयरनेस इज वेयर द फनल इज द बिगेस्ट। दैट मीन्स द मोर ऑडियंसेस आर इन दिस। जैसे जैसे नीचे जाएंगे ना, फनल कम होता जाएगा। मतलब क्या है कि ऑडियंसेस का साइज कम होता जाएगा। फॉर अ ब्रांड, लेट्स से आई सेल अ स्किन केयर प्रोडक्ट, तो मैं अवेयरनेस में जो मेरा ऑडियंस साइज होगा वो हो सकता है 10 मिलियन ऑडियंसेस मेरे अवेयरनेस पे आए हों, बट नीचे जाते जाते उनमें से 10 मिलियन में हो सकता है सिर्फ 1 मिलियन ने क्लिक किया हो। उसमें से जो जिन्होंने क्लिक किया 1 मिलियन में से सिर्फ 1 लाख लोगों ने मुझे खरीदा हो, और 1 लाख में से जिन्होंने खरीदा उनको अच्छे रिजल्ट मिले, तो उनमें से हो सकता है 10,000 वापस आके मुझे खरीद रहे। तो ये फनल जो है अपना इस तरीके से नीचे होता चला जाएगा, जो हमने थोड़ा किया। इसमें जो है एक और चीज जो है वो है कि हम किस तरीके के ब्रांड हैं। हम क्या रिपीट परचेस वाले ब्रांड है या नॉन रिपीट वाले परचेस है? मतलब ये कि फॉर एग्जांपल कि मैं अगर टी शर्ट बेचता हूं, ठीक है, तो टी शर्ट क्या है, डिजाइन कलर देख के समझ में आ गया, मैंने खरीद लिया। उसमें अवेयरनेस करेगा काम, बट उतना ज्यादा काम नहीं करेगा एज कंपेयर टू अ ब्रांड जो रिपीट है। फॉर एग्जांपल डाइपर्स, या फिर स्किन केयर का कोई प्रोडक्ट है, तो ऐसा ब्रांड जो रिपीट है, जो बार बार खरीदा जाना है, जो बार बार खरीदेगा। वे प्रोटीन जैसे ही हो, वे प्रोटीन हेल्थ एंड सप्लीमेंट में आ गया, जैसे एचपीसी कैटेगरी हो गई कुछ ऐसा, तो वहां पे ये फनल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि फिर मैं सीधा परचेस पे नहीं जा सकता हूं रिपीट ब्रांड में, जब तक कि कस्टमर मेरे फनल के अवेयरनेस से, कंसिडरेशन से परचेस की साइकिल पे नहीं आया। टी शर्ट ऑन दी कॉन्ट्ररी हो सकता है ये जर्नी वो फॉलो ना करे, सीधा परचेस कर ले मेरा, क्योंकि वन टाइम में इतना सोचना नहीं है। तो डिपेंड करता है कि हम क्या प्रोडक्ट देंगे। दूसरा रिपीट नहीं है बट प्रीमियम प्रोडक्ट है। मान लीजिए मैं फर्नीचर बेचता हूं और मैं सोफा बेचता हूं, और मेरा सोफा है 40,000 का, तो 40,000 का सोफा खरीदने से पहले कस्टमर को इस फनल में आना पड़ेगा, सीधा परचेस पे वो नहीं जा पाएगा। ठीक है, हाँ, वो प्रीमियम चीजों के लिए तो सोचना पड़ेगा, समझना तो वो फनल फिर से अप्लाई हो जाएगी। अगर कोई मेरे फनल में अवेयरनेस से एंटर नहीं किया, तो इट इज फूलिश फॉर मी टू थिंक कि वो सीधा परचेस कर लेगा इतना महंगा प्रोडक्ट, या फिर ऐसा प्रोडक्ट जो रिपीट बार बार खरीदना है, जो कोई प्रॉब्लम स्पेसिफिक सॉल्व कर रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे अपने ब्रांड को देखना पड़ेगा, और उसके हिसाब से मैं डिसाइड करूंगा कि मैं फुल फनल अप्रोच रखूंगा या फिर मैं ज्यादा फोकस इस पे करूंगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे कर लूंगा। तो इस तरीके से ब्रांड को देखना होगा कि वो किस स्टेज पे है। स्टेज बाय स्टेज चलते हैं। सबसे पहले अवेयरनेस पे समझ लेते हैं। तो अवेयरनेस पे क्या है कि सबसे पहली चीज है कि भाई ऑफ अमेजोन और ऑन अमेजोन। आप बोल रहे थे ना कि वो अवेयरनेस में इतना थोड़ा सो लिमिटेड सॉल्यूशंस है। अमेजोन थोड़ा वीक है, ऐसा है, बट अमेजोन काम कर रहा है। बहुत सारी चीजें उसने अभी लाई है, पिछले 1 साल में बहुत कुछ हुआ है जिस पर उसने काम किया है। तो अवेयरनेस में सबसे पहले तो ये है कि सिर्फ अमेजोन के अभी के जो सॉल्यूशंस है उसके बेसिस पे अगर आप सिर्फ अमेजोन के भरोसे रहोगे और आप सोचोगे कि मैं अमेजोन पे अवेयरनेस कर लूंगा मेरा काम हो जाएगा, बहुत मुश्किल है। क्योंकि कस्टमर जो है अमेजोन पे खरीदने आ रहा है, यहाँ वो जानने नहीं आ रहा है। तो वो जानता कब है? वो तब जानता है जब सबकॉन्शियसली किसी दोस्त ने बोल दिया या कहीं उसने देख लिया। तो वो सारी चीजें, इंस्टा, यूट्यूब कहीं देख लिया, ऑफलाइन देख लिया, प्रिंट में देख लिया, कहीं भी देख लिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं एज अ ब्रांड सिर्फ अमेजोन पे फोकस ना करके मैं बाकी जगह पे भी अवेलेबल रहूं। ठीक है, तो मेरा मेटा भी चलना चाहिए। मैं अगर कर सकता हूं, मेरे को लगता है ऑफलाइन कोई चैनल है जहां पे मैं एडवर्टाइज कर सकता हूं या प्रेजेंट हो सकता हूं, तो मुझे वो भी करना चाहिए। कुछ नहीं कर सकता हूं तो हो सकता है मैं इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू काम करूं या सोशल मीडिया पे कंटेंट डालूं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर्स को बेसिकली अगर मैं कोई भी एक्टिविटी करता हूं, वो अमेजोन के बाहर भी करता हूं, तो भी वो मेरे फनल में एंटर हो रहा है। अवेयरनेस फिर भी क्रिएट हो रही है। वो अलग है कि कस्टमर जो कन्वर्जन लास्ट जो स्टेप है वो कहाँ होगा। हो सकता है लास्ट स्टेप जाके वेबसाइट पे हो जाए, ब्रांड के अमेजोन पे हो जाए या किसी और मार्केट प्लेस पे हो जाए, इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट। बट जो फनल है वो ब्रांड की अक्रॉस काम करेगी और वो सेम ओवरलैप चलेगा, हॉपिंग होती रहेगी। कस्टमर जो है वो यहाँ भी जाएगा, वहां भी जाएगा।
तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस केस में क्या है कि भाई क्या मैं मेटा में काम कर सकता हूँ, कुछ अपना कंटेंट डाल सकता हूँ, एडवर्टाइज ऑर्गेनिक वगैरह, क्या मैं सोशल मीडिया में जैसे कि इन्फ्लुएंसर हो गया तो वहां पे मैं इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम कर सकता हूँ, यूट्यूब पे मैं इन्फ्लुएंसर के साथ काम कर सकता हूँ। तो ये एफर्ट जो है वो Amazon बहुत कोशिश कर रहा है इसमें भी घुसने की, बहुत सारे प्रोग्राम्स लेके आ रहा है, बट अभी भी शायद उतना नहीं हुआ है जितना इनको अभी रिप्लेस नहीं कर सकता अभी Amazon। जैसे कि Amazon DSP, इसका मतलब Amazon DSP इज डिमांड साइड प्लेटफॉर्म। ये प्रोग्रामेटिक एड्स हैं जो Amazon के लगभग गूगल का खुद का भी DSP होता है, DV360 जैसे। तो इस तरीके से बहुत सारे हैं, ट्रेड डेस्क का है, तो बहुत सारे ऐसे DSP क्या होता है, DSP ऐसा होता है जो आपके एड, जो दर्जनों वेबसाइट है, लाखों हजारों करोड़ों वेबसाइट्स हैं, उन पे जो एड सर्व होते हैं, वो जो एड होता है उसको जो एड प्लेसमेंट मिल रही है वो डीएसपी के थ्रू मिलती है। तो इसमें एक डीएसपी होता है, एक एसएसपी होता है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। एसएसपी मतलब सप्लाई साइड प्लेटफॉर्म, डीएसपी मतलब डिमांड साइड प्लेटफॉर्म। तो मैं एज अ ब्रांड हूं तो मेरे पास डीएसपी में मैं जाऊंगा, और अगर मेरी अपनी वेबसाइट है, मान लीजिए मैं आजतक.com हूं, तो आजतक.com पे जो एड रन हो रहे हैं उसके लिए आजतक को एसएसपी से बात करनी पड़ेगी। और ये दोनों बीच में ऑक्शन के थ्रू एड सर्व करवाते हैं, बिडिंग करवाते हैं, और फिर वो एसएसपी के थ्रू प्लेसमेंट मिल जाती है। बहुत सिंपल लगता है। तो डीएसपी इज लाइक जैसे मेटा के एड्स ही अगर हम देख लें तो वहां पे क्या है कि पूरा ऑडियंस ड्रिवन काम है, इंटरेस्ट बेस्ड और लुक लाइक ऑडियंस, वैसे ही Amazon डीएसपी होता है। ये बहुत पावरफुल है अवेयरनेस के लिए खास करके। और ये एसटीवी जैसे हमने पीछे थोड़ा सा टच किया था, स्पॉन्सर टीवी या स्ट्रीमिंग टीवी जो एमएक्स प्लेयर, हाँ, जैसे एमएक्स प्लेयर पे Amazon जो कर रहा है तो वो एसटीवी हो गया। तो ये दोनों, एसटीवी तो मेनली टॉप ऑफ द फनल है अवेयरनेस के लिए, डीएसपी को आप अक्रॉस यूज कर सकते हो। आप चाहते हो कि मैं अवेयरनेस में करूं, वो कर सकते हो। आप चाहते हो कि मैं इसको कन्वर्जन मिडिल ऑफ द फनल करूं, या फिर आप लोअर ऑफ द फनल या बीच में कहीं भी करो, आप डीएसपी को यूज कर सकते हो। तो ये है। तो अगर Amazon पे बात करेंगे तो हमने ये सारे सॉल्यूशंस को हम यूज कर सकते हैं, सोशल मीडिया, वर्ड ऑफ माउथ, प्रिंट मीडिया, इन्फ्लुएंसर, बिल बोर्ड, व्हाटएवर। और ऑन Amazon करेंगे तो डीएसपी इज अ वेरी गुड सोल्यूशन, एंड स्पॉन्सर्ड एड्स, ऑफ कोर्स वी कैन यूज स्पॉन्सर्ड ब्रांड और ऑल ऑफ दैट प्लेसमेंट्स वी हैव ऑलरेडी लुक्ड एट। सो ये हमारा अवेयरनेस के जो सोल्यूशंस हैं वो है। अब इसमें ये हमने ऑलरेडी थोड़ा डिटेल में बात कर लिया कि पहले मेरे को यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स वगैरह करना है, फिर उसके बाद दूसरा क्या है कि क्योंकि Amazon पे आके सर्च होगा तो मुझे Amazon पे आके अपना कीवर्ड्स को सेट करके रखना है कि जी प्रॉब्लम बेस्ड है या फिर इंग्रेडिएंट बेस्ड है। फिर उसके बाद मेरा रिव्यू रेटिंग सही होना चाहिए, A+, कंटेंट, प्राइसिंग वगैरह सही होना चाहिए। और लास्ट में क्या है कि मेरा प्रोडक्ट कितनी जल्दी कस्टमर को मिलेगा। अगर वो डिसाइड कर रहा है चलो मुझे ये लेना है, तो ऐसा तो नहीं कि मेरा प्रोडक्ट आज से 4 दिन बाद मिलेगा, तो हो सकता है कि वो नहीं खरीदे, फिर मेरे कॉम्पिटिटर को खरीद ले। ये तीनों सेट होगा तभी यहाँ पे, तभी ये काम करेगा यहाँ पे। ठीक है। तो ऑफ Amazon जो है वहां पे क्यूरियोसिटी है, ऑन Amazon इज वेयर द यू टैप ऑन टू दैट कन्वर्जन। ठीक है। अब इसमें अवेयरनेस में एक और सोल्यूशन है, वो है स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले का। ठीक है। स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले एड टाइप, जैसा हमने बात की थी कि जो बिना कीवर्ड के, मतलब कि मैं जूता देख रहा हूं तो उसमें सॉक्स का ऐड आ सकता है, रेलेवेंसी नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं मिलते जुलते हैं, बट वैसा एक सोल्यूशन है। तो इसमें सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो ब्रांड्स को यूज करने चाहिए, जिसमें कैटेगरी टारगेटिंग हो गया, कॉम्पिटिटर टारगेटिंग हो गया। ये मतलब एसिन इज प्रोडक्ट पेज, हर एक प्रोडक्ट को Amazon एसिन बोलता है, Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर के नाम से। तो हर एक प्रोडक्ट को एक नंबर दे दिया जाता है, स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर है, उससे पता चल जाता है Amazon को कि कौन सा प्रोडक्ट क्या है। So that is what ASIN is। ऑडियंसेस वगैरह हो गया जिसमें कि फिर हम अपने स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले को यूज करके टारगेट कर सकते हैं। अवेयरनेस में डिस्प्ले यूज कर लिया, स्पॉन्सर्ड ब्रांड और ब्रांड वीडियो को हमें यूज करना है, ये भी बहुत पावरफुल है। सो स्पॉन्सर्ड ब्रांड इज जो ऊपर ऐड आता है वीडियो के जैसे दिखेगा, या फिर ब्रांड के प्रोडक्ट्स दिखेंगे एक साथ, ये वाले बहुत पावरफुल ऐड है। खास करके ऐसा कोई कैटेगरी में अगर मैं प्रेजेंट हूं जहां ब्रांड्स पहले से बने हुए हैं, जहां स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले है ना, ये स्पॉन्सर्ड ब्रांड है। ये वीडियो ऐड है स्पॉन्सर्ड ब्रांड के थ्रू जो हम रन कर रहे हैं। अच्छा। तो ये स्पॉन्सर्ड ब्रांड वीडियो ऐड है, और ये नॉर्मल स्पॉन्सर्ड ब्रांड ऐड है। इस तरीके से ये दिखते हैं, हमने पहले भी देखा था। तो स्पॉन्सर्ड ब्रांड और वीडियो दोनों बहुत पावरफुल हैं। ब्रांड जो होते हैं वो थोड़ा लिमिटेड अमाउंट खर्च करते हैं, विच इज ओके। हर कोई चाह रहा है कि मुझे सेल्स मिले, बट जो ब्रांड्स इस पे नहीं खर्च करते हैं या इस पे बहुत बजट को लिमिटेड रखते हैं, वो एक टाइम के बाद आके वो स्ट्रगल करते हैं कि उनको लगता है कि मेरा कन्वर्जन की जो पाइपलाइन है वो तो बहुत छोटी रह गई है और वहां से सेल्स नहीं आ रही है, या फिर एक बहुत ज्यादा आ रहा है। तो इसीलिए दीज आर द थिंग्स दैट अ ब्रांड शुड ऑलवेज बी कंटिन्यूअसली एक्सप्लोरिंग। तभी टॉप ऑफ द फनल इंक्रीज होगा तो आपका कन्वर्जन इंक्रीज होता रहेगा। जी। तो स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले, स्पॉन्सर्ड ब्रांड हो गया, एंड देन द नेक्स्ट सोल्यूशन इज स्पॉन्सर्ड टीवी, जो स्ट्रीमिंग वाला। तो ये इंडिया में MX प्लेयर पे रन होता है। तो MX प्लेयर पे Amazon के हिसाब से करीब मंथली 300 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं। इतने ज्यादा? 300 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं जो Amazon के MX प्लेयर पे आते हैं, सीरीज देखते हैं,
कंटेंट है जो भी अवेलेबल है, मूवीज है, कुछ भी देखना चाहते हैं वो देखते हैं। वो बहुत अच्छा कंटेंट है, Amazon बहुत इन्वेस्ट कर रहा है MX प्लेयर के ऊपर, अच्छी अच्छी सीरीज है जो लोग इसमें देखते हैं जाके। तो वो जो लोग देख रहे हैं उनको जो एड्स आता है बीच में, मान लीजिए एक 30 मिनट के एपिसोड में हो सकता है कि 3 ऐड आ जाए, तो वो एड MX प्लेयर पे आप स्ट्रीमिंग टीवी के स्पॉन्सर टीवी के थ्रू चला सकते हो। अब यहाँ पे कौन से ऑब्जेक्टिव से ऐड चलेगा? सिर्फ इस ऑब्जेक्टिव से ऐड चलेगा कि कस्टमर जो मेरा जो देख रहा है उसको पता चल जाए कि कोई ऐसा ब्रांड एग्जिस्ट करता है। ठीक है, वहां पे ऑब्जेक्टिव बिल्कुल भी ये नहीं है कि वो खरीद ले आके सीधा। ठीक है, तो मेरे को उसको मैं जो आज ऐड दिखा रहा हूँ, मुझे उसको आज से 3 महीने, 6 महीने, 1 साल बाद उसका रिजल्ट दिखेगा। इट्स लाइक जो पहले होता था ना, हम टीवी देखते थे, अब तो लोग टीवी भी बहुत कम देखते हैं। टीवी में बहुत सारे एड्स आते थे, कोई साबुन बेच रहा होता है, कोई निरमा बेच रहा था, कोई कुछ बेच रहा था, तो टीवी में देख के हम तुरंत खरीदते नहीं थे। बिल्कुल, वो अवेयरनेस, वो रिकॉल पे काम करता था। और फिर जब हम जाते थे दुकानदार के पास, फिर हम प्रोडक्ट देखते थे, ध्यान आता था कि वो प्रोडक्ट है तो खरीद लो। तो फिर याद रिकॉल के साथ हम ले लेते थे। दैट इज व्हाट स्पॉन्सर्ड टीवी इज। ठीक है, और द बेस्ट पार्ट इज कि वहां पे हम ट्रैक नहीं कर सकते थे कि मैंने मान लो कि 1 करोड़ का एड रन करा है, 1 महीने तक मैंने एड चलाए अपने टीवी पे, मैं कोई साबुन बेच रहा हूँ, कुछ भी बेच रहा हूँ, और फिर मैं ऑफलाइन सेल्स में उसके इम्पैक्ट को देखना, मेजर करना बहुत मुश्किल होता था। बट अब डिजिटल इसमें स्पॉन्सर्ड टीवी सेम काम कर रहा है, एंड आई कैन मेजर कि कितने लोगों तक मेरा ऐड गया है, और फिर उनको मैं दोबारा रीटारगेट करूं और उनको रीटारगेट करके अपना एड्स दिखाऊं, और जब मैं कन्वर्जन में उनको लेके जाऊं तो कितना कन्वर्जन भी आया। तो चाहे 3-6 महीने बाद हो रहा तब भी ट्रैक तो आप पूरा ट्रैक कर सकते हो, तो आपको पता चलेगा कि ये कितना इफेक्टिव है। बट करना पड़ेगा और कुछ टाइम देना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं सोच सकता कि मैंने आज रन किया है, 1 हफ्ते बाद मुझे रिजल्ट दे दे। सो दैट इज स्पॉन्सर्ड टीवी, जहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स, एप्पल के ऐड आता है स्पॉन्सर टीवी में। जितने D2C बड़े बड़े फंडेड ब्रांड है, मामा अर्थ और इस तरीके के, इनके एड्स आते हैं स्पॉन्सर टीवी पे, आप खुद देखोगे। और हो सकता है कि कोई इंश्योरेंस बेच रहा हो, वो भी इस पे ऐड दिखाए। जो Amazon पे प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, वो भी स्पॉन्सर टीवी में अपना ऐड रन करता है। तो हर तरीके के अलग अलग एड्स आपको दिखेंगे। सिमिलरली Amazon प्राइम भी है, प्राइम वीडियो। तो प्राइम वीडियो जो है वो MX प्लेयर जो है, यहाँ पे कोई सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए, बट प्राइम वीडियो के लिए आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए। तो जो प्राइम वीडियो में जो एड्स आते हैं वो थोड़ा और प्रीमियम कस्टमर के लिए हो जाते हैं, तो महंगा भी पड़ता है। और अब जैसे प्राइम का सब्सक्रिप्शन है, पेड है, उसके बाद भी ऐड आते हैं। जैसे मैं आज से 3-4 दिन पहले कुछ कंटेंट देख रहा था प्राइम में, तो वहां पे मैंने एप्पल वॉच को सर्च किया हुआ था, तो मुझे बार बार वो एप्पल वॉच के ही जो है एड्स आ रहे थे। तो एप्पल का वापस से रिटारगेटिंग एक तरीके से हो रहा था प्राइम पे। तो इस तरीके से ये ऑप्शन है हमारे पास अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हम देखेंगे। जैसे ये एक और कोई ब्रांड है, उसका एड है जो यहाँ पे प्ले हो रहा है, उसमें खली है, तो मतलब कि प्रॉपर शूट कमर्शियल ऐड होना चाहिए, जो टिपिकल टीवी पे रन हो सकता है वो, ताकि यहाँ पे रन हो सके। तो इस तरीके के एड्स अगर हम बना सकते हैं, भले इतने बड़े नाम ना हो, इतने नोन फेस ना हो, बट अगर एंगेजिंग एड, एंगेजिंग एड हो, जिसमें शूट हुआ हो, प्रॉपर एक कमर्शियल टाइप फुटेज का एड होना चाहिए। तो ये हमारा अवेयरनेस है, जिसमें कि सबसे पहले विजिबिलिटी, फिर ब्रांड रिकॉल, फिर उसके बाद एजुकेशन, और फिर रिपीटिशन। ये अगर मैं फ्लो को फॉलो करूं, जो एड सॉल्यूशंस Amazon प्रोवाइड करता है उनको यूज करूं, आई थिंक हम अवेयरनेस में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं विद ऑल ऑफ दीज। तो जब 100 रुपए स्पेंड होते हैं, कितना % अवेयरनेस पे स्पेंड होना चाहिए? ये डिपेंड करता है कि स्टेज पे ब्रांड है। अगर मान लीजिए मैं न्यू लॉन्च हूँ और मैं अवेयरनेस पे काम करना चाहता हूँ, तो मेरे हिसाब से 30 to 50% शुड गो टुवर्ड्स अवेयरनेस, क्योंकि वहीं पे पहले लोगों को पता चलेगा। जितना ज्यादा हम अवेयरनेस पे काम करेंगे, वहां पे पता चलेगा। और कन्वर्जन में तो मेरे को बहुत कम खर्च करना है, ऊपर सबसे ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, ताकि मैं ऊपर से ऑडियंस नीचे लाऊं, फिर धीरे धीरे पुश कर सकूं। तो टिपिकली आई वुड सजेस्ट 25-30% अप टू 50% ऑल्सो फॉर टॉप ऑफ द फनल एज अवेयरनेस। जो हमारे एड प्रोडक्ट्स हैं जो Amazon देता है, वो Amazon के बाहर भी एड रन कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बोला था। तो ये अगर आप देखोगे, ये स्नैपशॉट है IMDb का, इसमें भी तो ये Amazon का ही है, ये भी Amazon का ही है। ठीक है, तो ये भी Amazon का है। और मैं यहाँ पे आपको एड प्लेसमेंट्स देखेंगे, तो ये जोवीज डर्मा ब्रांड है, उसका एड प्लेसमेंट आ रखा है यहाँ पे। ये आप देखेंगे O3+ है, उसका भी यहाँ पे ऐड आ रखा है। ये दोनों के नीचे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, और देख के पता चल रहा है, यहाँ लिखा हुआ है शॉप ऑन Amazon लिमिटेड टाइम डील के साथ, और यहाँ पे लिखा हुआ है अवेलेबल एट Amazon। तो भले ये IMDb Amazon का है, बट अगर यही सेम चीज कोई न्यूज वेबसाइट होती, तो वहां पे भी यही सेम प्लेसमेंट इस तरीके से मुझे दिख सकती हैं, अगर कोई मुझे रीटारगेट कर रहा है एज अ शॉपर। ठीक है, तो यही सेम प्लेसमेंट्स Amazon के बाहर भी दिख जाती हैं। और ये टिपिकली Amazon के बाहर अगर मुझे जाना है, तो DSP इज द ओनली सोल्यूशन दैट आई कैन लेवरेज ऑन। DSP मतलब डिमांड साइड प्लेटफॉर्म, प्रोग्रामेटिक एड्स ऑफ Amazon। बट DSP में एक और चीज है कि आज की डेट में
ये ब्रांड खुद रन नहीं कर सकता है। बाकी जो सॉल्यूशंस हम बात कर रहे थे, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, स्पॉन्सर्ड ब्रांड, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले, वीडियो वगैरह, वो मैं एज अ ब्रांड खुद अपने अकाउंट से रन कर सकता हूँ। ठीक है। डीएसपी इज समथिंग दैट यू नीड अ वेरीफाइड एजेंसी, या तो Amazon ही करेगा आपके लिए, या फिर कोई वेरीफाइड एजेंसी, Amazon की जो पार्टनर एजेंसी होगी वो ही करेगी आपके लिए। ओके, इनके थ्रू कराना पड़ेगा। इनके थ्रू कराना, जैसे रीग्रो मीडिया इज वन ऑफ द पार्टनर एजेंसीज ऑफ Amazon, तो हम डीएसपी ब्रांड्स के लिए रन कर सकते हैं। ओके। और इसके थ्रू फिर मैं आपके फोन पे भी ऐड दिखा सकता हूँ। किसी के पास एंड्रॉइड है और वो ट्रू कॉलर यूज करता है, तो मैं डीएसपी, Amazon डीएसपी यूज करके आपके ट्रू कॉलर पे भी आपको ऐड दिखा सकता हूँ अपने पर्टिकुलर ब्रांड का, जो भी प्रोडक्ट को, जिस ऑडियंस को परस्यू करना चाहता है। बट इनिशियल लेवल पे भी डीएसपी चाहिए होता है? अगेन ब्रांड के ऊपर डिपेंड करता है। अभी एक ब्रांड लॉन्च हुआ था रणबीर सिंह का, हेल्थ एंड सप्लीमेंट का ब्रांड, सुपर यू। हाँ। तो जो सुपर यू है, निकुंज और वो दोनों को फाउंडर्स है, तो अब वो हेल्थ एंड सप्लीमेंट कर रहे हैं लॉन्च। तो वो न्यू स्टेज पे ही है, बट उन्होंने बहुत एग्रेसिवली कर रखा है। दे वर विद डीएसपी, जो भी अवेलेबल सॉल्यूशंस है सब लेके उन्होंने दे हैव डन इट, फास्ट स्केल कर देना। हाँ, तो ये डिपेंड करता है कि ब्रांड की अप्रोच क्या है। हो सकता है कि मैं कल को कोई हेल्थ एंड सप्लीमेंट ब्रांड लॉन्च करूं और मैं सोचूं कि नहीं जी, मैं पहले धीरे धीरे Amazon पे ही काम करता हूं, या फिर मैं अपनी वेबसाइट पे थोड़ा मेटा पे करता हूं, मैं डीएसपी पे नहीं जाता हूं, क्योंकि उनके पास फंडिंग भी है, स्टार भी है, तो मेक सेंस। तो ये है, तो इट डिपेंड्स ऑन कि व्हाट द ब्रांड वांट्स, हाउ एग्रेसिव दे आर विद देयर अप्रोच। उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि क्या सॉल्यूशंस हम यूज करेंगे। ठीक है, बाकी डीएसपी की भी प्लेसमेंट्स यहाँ हम देख सकते हैं कि किस तरीके से आ रहा है। Amazon का ये होम पेज है, आपका Amazon का होम पेज है, और यहाँ पे भी डीएसपी की ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, ये होम पेज पे प्लेसमेंट है। होम पेज पे प्लेसमेंट मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि प्रीमियम प्लेसमेंट है Amazon की। कस्टमर ने अभी तक सर्च भी नहीं किया है कुछ, वो आएगा तो उसको ये ऐड दिख सकता है। तो ये प्रीमियम प्लेसमेंट है, तो ये आपको नॉर्मल जो स्पॉन्सर्ड एड्स हैं जो अवेलेबल है उनके थ्रू नहीं मिल सकती है। तो इस तरीके से बाकी कुछ वेबसाइट्स पे, तो ये कैसे मिलेंगे? डीएसपी के थ्रू। ओके। तो आप डीएसपी रन करोगे तो फिर आप उसके थ्रू ये प्लेसमेंट्स ले सकते हो। यहाँ पे आप देखेंगे तो कोई और वेबसाइट है, वहां पे भी ये ऐड आ रहा है, ये Amazon की नेटिव वेबसाइट नहीं है। तो इस तरीके से अलग अलग प्लेसमेंट्स हमको डीएसपी के थ्रू मिल जाती हैं। तो अभी तक हमने जो समझा है, जो एड्स के अवेयरनेस के लिए स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, जिसमें ऑटो और कैटेगरी टारगेटिंग चल सकता है हमारे लिए। फिर उसके बाद स्पॉन्सर्ड ब्रांड है। यहाँ पे स्पॉन्सर्ड ब्रांड में हमारे लिए हेडलाइन सर्च एड्स हो गए, वीडियो एड्स हो गए, सीटीआर मतलब क्लिक थ्रू रेट, क्लिक करने का ऑब्जेक्टिव। तो मैं वीडियो का जो बोल रहा था, जो प्रोडक्ट या ब्रांड पे बंदे Amazon पे क्लिक कर रहे हैं, जो जिसके ऐड पे ज्यादा क्लिक होंगे उसका ज्यादा सीटीआर होगा, जिसके ऐड पे कम क्लिक होंगे उसका सीटीआर कम होगा। तो ये क्लिक थ्रू रेट हो गया है। और डीएसपी हो गया फिर से प्रोस्पेक्टिंग के लिए, मतलब ऊपर अगर मैं अवेयरनेस पे काम करना चाहता हूँ। सो दीज आर द 3 सॉल्यूशंस। Typically any brand which is aggressive, which is looking for growth scale, वो ये चारों सॉल्यूशंस को यूज करेगा। और जो जिसका बजट का लिमिटेशन है या उतना एग्रेसिव नहीं है, वो टिपिकली इसी को करेगा, बिल्कुल मॉडरेट का। और जो बीच वाले ब्रांड्स होंगे वो फर्स्ट 3 यूज करेंगे। एंड वी रेकमेंड ऑल द 4 बिकॉज ये आपको फुल फनल कवरेज देते हैं। ये चारों सॉल्यूशन जो है किसी भी ब्रांड को फुल फनल कवरेज देंगे। तो सर अभी अपना अवेयरनेस स्टेज कंप्लीट हो गया, अब हम सेकंड कंसिडरेशन स्टेज में जा रहे हैं। तो वो अब हम समझेंगे कि उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो कंसिडरेशन का मतलब एक तरीके से अगर कोई अलग शब्दों में बोले तो इज लाइक अ कंपैरिजन। ओके। ठीक है, कि कस्टमर ने सर्च किया था फिर से रनिंग शूज, वहां पे उसको 50 ब्रांड्स अलग अलग दिख रहे हैं जो रनिंग शूज बेच रहे हैं, कोई ब्लैक है, कोई रेड है, कोई ब्लू है, अलग अलग। अब जो रनिंग शूज दिख रहा है, अब उनमें से किस पे मैं जाके और जानना चाहता हूं, जो मैं जाके किसी पे क्लिक करूंगा। सो दैट इज बेसिकली वेयर द कंसिडरेशन स्टार्ट्स फ्रॉम। एक पे क्लिक किया, समझ नहीं आया, बैक, फिर से उस पेज पे आ गया। अब मेरे को लगा था अरे यार ये ब्लू वाला अच्छा शू था, इस पे क्लिक करा, देखा अरे यार ये तो बहुत महंगा है, ये तो प्राइसिंग नहीं है, वापस से बैक क्लिक किया, फिर चला गया, फिर देखा, फिर किसी एक प्रोडक्ट पे जाके मुझे लगा हाँ यार ये प्राइस भी सही है, इसके रिव्यू रेटिंग भी सही है, डिलीवरी भी टाइम इसका भी सब कुछ मुझे डिलीवरी भी सॉर्टेड लग रहा है। तो एक काम कर लेता हूँ, इसको मैं अपने कार्ट में डाल लेता हूँ, बाद में मैं डिसाइड करूंगा लेना है कि नहीं लेना है। फिर से वापस गया मैं और देखा मैंने तो इस तरीके से ये कंसिडरेशन का है, जहां पे क्लिक से लेके कार्ट तक मैं अपने ऐड करना चाहता हूं, ये जर्नी को कंसिडरेशन में हम कवर करते हैं। ठीक है। तो इसमें कंपेयर करते हैं हम। कंपेयर करते टाइम क्या करेंगे, 2-3 प्रोडक्ट देखेंगे, प्रोडक्ट पेज एक से जंप करना दूसरे से तीसरे पे। तो 5 मिनट 10 मिनट में जो है कम से कम 10 प्रोडक्ट पेज एक कस्टमर जंप कर जाता है। और हो सकता है उस 10 में से वो 1 ऐड टू कार्ट करे, 2 ऐड टू कार्ट करे, या कोई भी ऐड टू कार्ट ना करे। ठीक है। सो एसी नॉर्मिंग बहुत नॉर्मल है। तो यहाँ पे 3 की पिलर्स हैं जिनको हमें कंसिडरेशन पे ध्यान देखना है। पहला है विजिबिलिटी,
कि भाई जब कस्टमर ढूंढ रहा है प्रोडक्ट को तो हमारा प्रोडक्ट उसके सामने आना चाहिए। अगर हम सामने ही नहीं आएंगे तो फिर कोई खरीदेगा नहीं, हमें खत्म। तो एडवर्टाइजिंग मुझे ये हेल्प कर सकता है सामने आने पे। दूसरा, मैं उसके सामने आ गया और उसने मुझे क्लिक कर दिया। अब उसने क्लिक करने के बाद जो डिटेल्स देखी ना, वहां जाके रिव्यू, रेटिंग, प्राइसिंग वगैरह वगैरह सब कुछ, वहां पे वो जो सिग्नल्स मैं उसे दे रहा हूँ, वो कॉन्फिडेंस उसको मेरे को देना चाहिए कि भाई तू मुझे ऐड टू कार्ट कर सकता है। ठीक है, वो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई है। और तीसरा क्या है कि मैं बता सकूं कि मैं बाकियों से अलग कैसे हूं। हर कोई रनिंग शूज बेच रहा है, हो सकता है मैं ऐसे रनिंग शूज बेच रहा हूँ जिसमें कोई अलग फोम हो, जो मेरा नीचे जो सोल है उसकी अलग टेक्नोलॉजी हो, ऊपर जो है वो वाटर प्रूफ हो वगैरह वगैरह, कुछ भी इस तरीके से डस्ट प्रूफ हो। तो वो डिपेंड करेगा कि मैं कैसे कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ। प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन तो है बट कम्युनिकेट भी मैं कैसे कर पा रहा हूँ। तो ये तीन चीजें बहुत ज्यादा डिसाइड करेंगे कि आपका कंसिडरेशन स्टेज पे कैसा रहेगा। अब इसमें जो एड सोल्यूशन अमेजॉन ऑफर करता है उन पे देख लेते हैं। जो टिपिकल ऐड हम पहले से देखते हैं, डिस्प्ले हो गया, फिर ब्रांड हो गया और प्रोडक्ट हो गया। ये तीनों जो है कंसिडरेशन में काम करते हैं, बट इसमें सबसे ज्यादा जो है वो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट काम करता है, क्योंकि इसकी प्लेसमेंट ज्यादा होती है। ओके, ठीक है, ब्रांड के मुकाबले, डिस्प्ले के मुकाबले स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट की प्लेसमेंट ज्यादा होती है। अगर मान लीजिए कि 10 प्लेसमेंट है ऐड की, तो उसमें से हो सकता है 7 या 8 इसी की होंगी। इस वजह से ज्यादा ये काम करता है यहाँ पे, और बहुत इफेक्टिव भी है कंसिडरेशन के लिए। बट क्योंकि जो सॉल्यूशन है वो एक ऑडियंस का एक लिमिटेड है, तो हम जैसा पहले कहा है कि उन दोनों पे अगर हम इन्वेस्ट करते रहेंगे तो वहां से नीचे ऑडियंस आती रहेगी, तो उनको कभी इग्नोर हम नहीं करते हैं। वी कॉन्स्टेंटली पुट एफर्ट ऑन टू द अदर टू एज डिस्प्ले एंड ब्रांड, स्पॉन्सर डिस्प्ले, स्पॉन्सर ब्रांड। ठीक है, तो अब इसमें जो केपीआईज होते हैं वो हम समझ लेते हैं कि क्या केपीआईज है। हमारे जो केपीआईज हैं इसमें पहला केपीआई मतलब वो सारे मेट्रिक्स जिससे हमें पता चलेगा जो हमारा कैंपेन है वो कितना सक्सेसफुल है। हाँ। और क्या क्या हमें इंप्रूव करना पड़ेगा। जी, तो वो केपीआईज को हम समझ लेते हैं। हाँ। कि क्या है। अगर इस स्टेज पे आके मैं सिर्फ मान लीजिए सेल्स की बात कर रहा हूं तो गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा। तो कंसिडरेशन के केपीआईज पे बात कर लेते हैं। कंसिडरेशन के जो केपीआईज होते हैं वो होता है, सबसे पहले जो हमने बात किया था सीटीआर। सीटीआर मतलब क्लिक थ्रू रेट, मतलब कि कितने लोग क्लिक कर रहे हैं मेरे ऐड को देखने के बाद। तो एक तो वो हो गया। दूसरा, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे एक और चीज हम देखते हैं, वो होता है डीपीवीआर। सो डीपीवीआर क्या है कि कितने लोगों ने मेरा ऐड देखा था, क्लिक करा और मेरे लैंडिंग पेज पे भी गया। सो दैट इज डीपीवीआर, डिटेल पेज व्यू रेट। तो सीटीआर और डीपीवीआर थोड़ा ओवरलैप करता है, बट बिगिनर लेवल या इंटरमीडिएट लेवल पे सिर्फ सीटीआर देखा जाता है, बट जैसे ब्रांड इवॉल्व होता जाता है तो दे ऑल्सो लुक एट डीपीवीआर। ठीक है, डीएसपी में हम डीपीवीआर को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। इसके बाद कि कस्टमर को कितना टाइम लगा प्रोडक्ट पेज को हमारे देखने से और उसके बाद खरीदने में, तो वो जो ऐड टू कार्ट की जो जर्नी है, जो टाइम लैग है, वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। परचेज तो कंसिडरेशन फेज में है ही नहीं। हाँ, मतलब ऐड टू कार्ट, व्हेन आई से परचेज हियर इट मींस ऐड टू कार्ट, कि उसने मेरा ऐड देखा, क्लिक करा और ऐड टू कार्ट जो करा है, वो जो जर्नी है वो कितने टाइम में उसको लगा है। इसके अलावा एक हो जाता है एनटीबी, न्यू टू ब्रांड, कितने नए लोग ने मेरे ब्रांड को देखा है। ठीक है, सो एनटीबी, न्यू टू ब्रांड व्यूज कितने आ रहे हैं मेरे। नए लोग ये कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? ये नए लोग न्यू टू ब्रांड को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि Amazon के पास पूरा ट्रैकिंग है। जो भी मेरे प्रोडक्ट पेज पे पहले आ रखा होगा तो मेरे मैट्रिक्स में मुझे दिखा देगा कि ये एग्जिस्टिंग में है, और एनटीबी का अलग से है। तो 2 कॉलम होंगे, एक होगा व्यूज और एक होगा एनटीबी व्यूज। अच्छा। तो व्यूज हो सकता है मेरे 10,000, बट एनटीबी व्यूज हो सकता है 1500 सिर्फ। तो इसका मतलब 1500 पीपल हैव कम फॉर द फर्स्ट टाइम टू माय प्रोडक्ट पेज। ठीक है, तो मेरी पहली बार उन्होंने देखा। फिर ग्लांस व्यूज, मतलब पेज व्यूज या मेरे लैंडिंग पेज पे आ जाना इज अ ग्लांस व्यू। एंड फाइनली लास्ट सिग्नल इज द ऐड टू कार्ट, कि कस्टमर ने कंसिडर करने के बाद जो मेरा ऑब्जेक्टिव था ऐड टू कार्ट किया नहीं किया, लॉक कर दिया। हाँ, तो यहां तक ये मेरे केपीआईज होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो कंसिडरेशन है यहाँ पे, जैसा हमने देखा कि सीटीआर एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। तो देयर इज वन ब्रांड विच इज अ प्रीमियम वाटर बॉटल ब्रांड। ठीक है, जो वाटर बॉटल बेचते हैं, बट वो बहुत प्रीमियम बेचते हैं। मतलब वाटर बॉटल बेचते हैं। वाटर बॉटल यानी जैसे मिल्टन टाइप वाटर बॉटल, बट मिल्टन इज फॉर मास। ठीक है, दे सेल सिमिलर वाटर बॉटल्स, बट वो जो है वो प्रीमियम वाटर बॉटल्स बेचते हैं, जो 1200 रुपए से शुरू होती हैं जिनकी प्राइस रेंज। ओके, सो दैट्स अ वेरी प्रीमियम वाटर बॉटल। तो उनके लिए हमने कंसिडरेशन पे जब काम किया था, तो हमने उनके लिए सीटीआर को मेजर करना शुरू किया था। तो उनका, जब उन्होंने हमारे साथ 1 साल पहले काम करना शुरू किया, तो 0.32 उनका सीटीआर था। आज उनका सीटीआर है 0.66, which is more than 100% डबल से ज्यादा हुआ in terms of CTR। बट क्योंकि CTR ग्रो हुआ है, उनकी सेल्स थी 8 लाख रुपए और आज वो 20 लाख रुपए की सेल्स करते हैं मंथली। ओके, 2.5 टाइम्स। हाँ, तो
अगर मैं सीटीआर पे जैसे केपीआई पे काम करूंगा तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ सीटीआर ही मेरा इंप्रूव होगा, विच इवेंचुअली विल आल्सो रिजल्ट इन द सेल्स, और ये पूरा 1 साल का है। तो बट आपने सिर्फ सीटीआर इंप्रूव किया या और भी मल्टीपल चीजें? ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें की, बट हमने सीटीआर को एज अ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट केपीआई लेके चले थे हम, कि जहां पे हम देख रहे थे कि मेरा वीक ऑन वीक, मंथ ऑन मंथ मेरा सीटीआर कैसे इंप्रूव हो रहा है। सीटीआर इंप्रूव अगर कोई करना चाहता है तो क्या करेगा, रेलेवेंसी इज वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट दे विल वर्क ऑन, कि मेरा एड अब मान लो कि अगर कोई सर्च कर रहा है वाटर बॉटल फॉर स्कूल, ठीक है, या फिर मिल्टन वाटर बॉटल, इन सब पे अगर मैं अपना ऐड दिखाऊंगा और मेरा प्राइस पॉइंट है मान लो 1500 का और मिल्टन का प्राइस पॉइंट है मान लो 500 रुपए का, तो 500 और 1500 में क्लिक 1500 पे बहुत कम पड़ेंगे, कस्टमर नहीं क्लिक करेगा तो मेरा सीटीआर गिरता जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर सच जेनरिक टर्म्स, मैं जहां पे कस्टमर की इंटेंट थोड़ी है, जैसे प्रीमियम वाटर बॉटल फॉर स्कूल अगर कोई करेगा तो वैसे कीवर्ड्स पे जाके मैं काम करूंगा, ताकि मेरे को पता है कि वहां पे वो जो प्रीमियम ढूंढ रहा है उसका माइंडसेट है कि भाई 1000-1500 की वाटर बॉटल लूंगा, तो उस केस में मेरा सीटीआर ज्यादा बेहतर होगा। तो रेलेवेंसी के लिए तो इसमें और भी एस्पेक्ट हैं जो हम सीटीआर पे देखते हैं। इसमें ये भी कर सकते हैं कि मान लो उसने वाटर बॉटल लिखा और उसके बाद वहां पे हाई टू लो कर दिया, उसके बाद हमारा ऐड आया। हाँ, ये भी ऑप्शन है, रहता है, बट बहुत कम लोग यूज होते हैं जो इन फिल्टर्स को यूज करते हैं। पीपल प्रेफर टू जस्ट टाइप एंड सर्च। बहुत कम लोग होंगे कि जो इस तरीके से फिल्टर्स यूज करेंगे, हालांकि ऑप्शंस अवेलेबल होता है। तो दैट इज वन ऑफ द ब्रांड दैट वी हैव बीन वर्किंग विद एंड वी हैव बीन डूइंग विद देम बीइंग अ प्रीमियम ब्रांड। तो CTR is an important aspect. All of them are important. It's just that one example I am giving you for CTR. CTR में क्या क्या चीजें हैं वो समझ लेते हैं। पहली चीज है मेन इमेज। ठीक है, मेन इमेज, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे एक एग्जांपल है, ये कस्टमर को ये दिखता है, इसमें सबसे ज्यादा 50% एरिया क्या कवर कर रहा है, मेन इमेज है, प्रोडक्ट की इमेज ही है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो मेरा CTR अच्छा या बुरा होने के लिए। अब मैं बेच रहा हूं, मान लीजिए कि कोई भी ऐसी चीज और उसमें मेरी फोटो एकदम से बेकार सी है, लेबल नहीं दिख रहा, प्रोडक्ट का क्या है पता नहीं चल रहा है, यहाँ पता चल रहा है कि इट्स अ फेस सीरम, और मैं ऐसे ही कुछ फोटो लगाऊंगा तो मेरे जो CTR है, मेरा जो क्लिक है वो अपने आप मेरा बुरा हो जाएगा। सो दैट इज वन ऑफ द एस्पेक्ट। गोइंग बैक, टाइटल क्लैरिटी। टाइटल मतलब जो मेरे प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन है जो सबसे ऊपर आता है वो कितना क्लियर है, ब्रांड का नाम और उसके बाद जो मेन मेरा प्रोडक्ट है वो आना चाहिए। उससे पहले इधर उधर की कहानी लगा दूंगा तो बहुत मुश्किल होगा फिर। So title is the next important thing in this. Then comes the rating. Review rating क्या है मेरे? Review rating जैसे इस केस में दिख रहा है कि 4 स्टार का है और 1400 कुछ रेटिंग्स है हमारे पास। कम है। हाँ, तो 4 स्टार टिपिकली यहाँ पे देखेंगे तो वी हैव रिटन 4.3 एंड प्लस होगा तो और अच्छी बात है। बट कुछ कैटेगरीज हैं जहाँ पे 4 स्टार इज स्टिल ओके। फॉर एग्जांपल दिस एज अ कैटेगरी, क्योंकि ये ऐसा प्रोडक्ट है कि आपको रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा डिपेंड करता है आपकी स्किन के ऊपर भी। ठीक है, क्योंकि ये मैं स्किन रेडियंस के लिए ले रहा हूँ। अब मैंने ले तो लिया है, आपकी स्किन पे हो सकता है रिजल्ट दे जाए, आप अच्छा रेटिंग दे दो, और मेरी स्किन पे इतना अच्छे से काम ना करे, मुझे इरिटेशन हो जाए, एलर्जी हो जाए, मैं आके बुरा रेट कर दूं इसको। तो कुछ कुछ कैटेगरीज में 4 स्टार इज ऑल्सो अ डिसेंट, बट इन जनरल 4.3 इज गुड। देन कम्स की प्राइस में कितना कॉम्पिटिटिव मार्केट है। अब अगर मान लीजिए कि सब लोग बेच रहे हैं कोई चीज 500 की और मैं बेच रहा हूँ 800 की, तो देयर हैज टू बी अ रीजन मैं 800 का क्यों बेच रहा हूँ, वो क्या कारण है कि भाई मैं 800 का बेच रहा हूँ। हो सकता है कि हर कोई पैक ऑफ 1 दे रहा हूँ, मैं पैक ऑफ 2 800 में दे दूं, इस वजह से मैं महंगा बेच रहा हूँ, या फिर कोई और फैक्टर है, या फिर मैंने ब्रांडिंग पे इतना काम कर रखा है। एप्पल जैसा, जिसने एप्पल 1-1 1.5 लाख के फोन बेच देता है, उसको देख के वीवो वगैरह सब भी अभी कोशिश कर रहा है 80-90 हज़ार के फोन बेचने की। तो वो डिपेंड करेगा कि भाई क्या मेरा कारण है, एंड देन सम डिस्काउंट इफ आई कैन ऑफर। जहां भी हमने देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डील ऑफ द डे लिखा हुआ है। हाँ, सो ये एक टैग मिल रखा है इनको, तो जिसके पास ऐसा डील ऑफ द डे का टैग रहेगा, सो दे आर क्वाइट पॉसिबल टू हैव दैट एक्स्ट्रा। कस्टमर को हो सकता है नहीं पता इसकी क्या वैल्यू, बट उसे कुछ दिख रहा है। डील ऑफ द डे मिलेगा कैसे? ये ब्रांड्स जो होते हैं अमेजोन का जो अकाउंट मैनेजर को बोलते हैं और फिर वो डील उनके लिए रन करके देते हैं, उसमें उनको प्राइस डिस्काउंट देना पड़ता है। अच्छा। जैसे यहाँ पे अभी 12% को ऑफ कर रखा है इन्होंने, तो इन्होंने कुछ तो डिस्काउंट दिया होगा बिकॉज ऑफ विच दे वर एलिजिबल फॉर डील ऑफ द डे। तो ये कुछ कुछ फैक्टर्स हैं जो हमने डिस्कस कर लिया। इसमें एक चीज बच गई है, वो है डिलीवरी टाइमलाइन। So delivery timeline is also important in today's age where quick commerce is like 10 मिनट में सामान दे देंगे। तो अगर Amazon जो है अगले दिन, tomorrow जैसे लिखा है यहाँ पे, अगर अगले दिन नहीं देगा तो फिर तो बहुत मुश्किल है। So it is very important कि Amazon सेम डे डिलीवरी नहीं तो नेक्स्ट डे डिलीवरी दे, और ये डिपेंड करता है ब्रांड के ऊपर कि उनका माल उतने लोकेशन में अवेलेबल है कि नहीं है कि जो सेम डे या नेक्स्ट डे डिलीवरी सपोर्ट कर सके। अब मेरा कस्टमर है बैंगलोर में और मैं बेच रहा हूँ दिल्ली में, और मेरा प्रोडक्ट पहुंचने में 3 या 4 दिन लगेंगे, और डर्मा कंपनी जो है, मामा अर्थ की ये ब्रांड है, वो अगर अगले दिन दे देंगे तो जाहिर सी बात है कि वो थोड़ा महंगा भी होगा, इनसे ले लेगा,
क्योंकि उसको जल्दी चाहिए। करेक्ट। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे सीटीआर को डिसाइड करते हैं। अब सीटीआर के फैक्टर्स आप देखोगे ना, ये सिर्फ सीटीआर के लिए नहीं है, ये परचेज को भी डिसाइड करते हैं, कन्वर्जन को भी यही गवर्न करते हैं। हाँ, अगर मेन इमेज सही नहीं होगा कैसे परचेज तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए जो मैंने अपना एग्जांपल दिया था कि वहां पे सीटीआर हम डबल हुआ तो सेल्स उससे भी ज्यादा ग्रो हुई है, जस्ट बिकॉज कि सब लिंक्ड है, आपस में रिलेटेड है। ठीक है, सो अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेज। अच्छा, फाइनल फनल जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, परचेज। हाँ, सो जो परचेज है, परचेज इज वेयर अगर मैंने अवेयरनेस पे और कंसिडरेशन पे काम किया होगा तो परचेज इज लाइक अ बहुत ईजी है। अगर मैंने मान लीजिए सिर्फ परचेज में शुरू से काम किया, अवेयरनेस और कंसिडरेशन पे इतनी काम ही नहीं किया ब्रांड ने, फिर एक स्टेज आएगा जहां वो फंस जाएंगे, जहां स्टक हो जाएंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं कन्वर्जन पे जाने से पहले बाकी की अपने स्टेजेस पे काम कर रखा हो और उनको सॉर्ट कर रखा हो। अब इसमें क्या है, परचेज में कौन कौन सी चीजें हैं, फिर से वही प्राइस हो गया, स्पीड हो गया और अच्छा रिव्यू रेटिंग हो गया, कन्वर्जन रेट केपीआईज हो गए। इसके केपीआई 3 मेन केपीआईज हैं। जैसे हमारे उसमें जो केपीआई थे इससे पहले वाली स्टेज में कंसिडरेशन में हम सीटीआर और डीपीवीआर पे बात कर रहे थे, और वहां पे हम बात कर रहे थे कि ऐड टू कार्ट कितने हुए नहीं हुए। यहाँ पे हम बात करेंगे कि मेरा सीवीआर विच इज अ कन्वर्जन रेट, मतलब फाइनल बाय किसने किया। हाँ, तो अब मान लीजिए कि क्लिक तो मुझे पड़े 1000, खरीदे कितनों ने, क्लिक मतलब कार्ट में आए 1000, हाँ 1000 लोग ने कार्ट में डाला, पर एक्चुअल में पेमेंट हो गया बाय कितने ने किया। बाय कितने ने किया। अब इसमें उन्होंने कार्ट में डाला या फिर कार्ट में भी नहीं डाला है, सिर्फ क्लिक करके आए मेरे प्रोडक्ट पेज पे थे बट फिर नहीं खरीदा। तो दोनों लेवल पे मैं चेक कर सकता हूँ कि ऐड टू कार्ट टू कन्वर्जन रेशियो क्या है मेरा और क्लिक टू कन्वर्जन रेशियो क्या है मेरा। तो इस बेसिस पे कन्वर्जन रेट है जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ऑर्डर्स, ऑफ कोर्स इवेंचुअली एवरीबॉडी वांट्स टू मेक मनी, तो हमारे क्या सेल से कितने ऑर्डर आए हैं। एंड रोआस, एकोस, टेकोस, ये तीनों ये मोटा मोटी एक ही तरीके से बात हो गई। रोआस मतलब कि हमने रिटर्न ऑन एड स्पेंड, कितना एड पे खर्चा किया उतना कितना हमने सेल्स करी जी। और ये आकोस टेकोस क्या हुआ? एकोस इज अ अपोजिट ऑफ रोआस, बोथ आर मीन द सेम थिंग। रोआस जैसे मान लीजिए कि मैंने 10 रुपए लगाए थे, 100 का धंधा किया है तो मेरा 10 का रोआस है। एकोस क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा कि 10 डिवाइडेड बाय 100, 10%। दिस इज एब्सोल्यूट रुपीस इन टर्म्स ऑफ करेंसी नंबर एंड दिस इज द परसेंटेज। तो ये उसको मेरा जो डिवीजन जो मैंने किया था उनको ऊपर नीचे कर दूंगा तो एकोस आ जाएगा। 100 रुपए की सेल के लिए 10 रुपए का एड स्पेंड किया तो 100 बाय 10, हाँ तो 10 by 100, तो 10 by 100 multiply by 100 which is 10%. So ACOS is in percentage. TACOS मतलब total advertising cost of sale. So this is advertising cost of sale. This is total. मतलब ये है कि 10 रुपए लगा के एड सेल्स मेरे आए थे 100 के, ठीक है, बट मेरा टोटल सेल्स हुई थी जो हुई थी 1000 रुपए की। So in that case 10 divided by 1000 multiplied by 100 which is 1%. So that is my TACOS. अब ये थोड़ा सा अलग टर्म हो गया है। मेटा में क्या होता है, पूरा एड ड्रिवन बिजनेस हम देखते हैं। हाँ। तो वहां सिर्फ बात होती है रोआस कितना है मेरा, 2 का रोआस है, 2.5 का है, 3 का, 4 का है। बहुत अच्छा माना जाता है मेटा में जितना हमने अभी तक समझा है। बट अमेजोन पे 2 का रोआस है, 3 का रोआस को बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि यहाँ पे कन्वर्जन भी जब ऐड हो जाता है ना तो तब हम बोलते हैं अच्छा मैंने मतलब पूरा का पूरा धंधा जो मैंने किया है वो सिर्फ इतना ही हुआ है इन टर्म्स ऑफ 2-3 का रोआस में। तो यहाँ पे टैकोस एक और चीज है, क्यों, क्योंकि अमेजोन पे स्पॉन्सर्ड एक लिमिट तक ही बिजनेस लाके दे रहा है। ऑर्गेनिक भी तो है जो बहुत सारा धंधा ला रहा है ब्रांड के लिए, जो आपने ब्रांड बनाया है और प्रोडक्ट की क्वालिटी, तो वो उसमें कस्टमर बहुत सारे ऐसे परचेज भी तो कर रहे हैं जो मेरे बिना ऐड को देखे, बिना ऐड पे क्लिक किए हुए कर ले रहे हैं ऑर्गेनिक लिस्टिंग के थ्रू, जो कि मेटा के में या फिर D2C में पॉसिबल नहीं है कि ऑर्गेनिक होगा, बट एक सर्टेन स्टेज के बाद होगा। तो वहां पे क्या है, ज्यादा रोआस ड्रिवन बिजनेस होता है। अमेजोन पे भी हम देखते हैं रोआस है एकोस, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट है टैकोस। So this is organic plus paid. Yes, so it combines the both and then we check कि भाई मैंने eventually अगर मैंने लाख रुपए लगाए थे तो मुझे कितना धंधा आया है टोटल में। लाख रुपए लगा के ऐड से 5 लाख आ गया और ऑर्गेनिक से 5 मतलब 10 लाख का टोटल आया। So that is the TACOS. So ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये 3 KPIs है हमारे यहाँ पे जिन पे हम काम करते हैं। Amazon पे जो ये परचेज है इस पे जो एड सॉल्यूशंस है उनको देख लेते हैं क्या क्या है। जैसा हमने देखा था स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट कन्वर्जन ड्रिवन एड है, इसलिए इसमें ज्यादा पॉइंटर्स भी हमको दिख रहे हैं कि भाई मैं एग्जैक्ट फ्रेज कीवर्ड चलाऊंगा, मैं प्रोडक्ट टारगेटिंग चलाऊंगा, मैं यहाँ पे ब्रांड डिफेंस चलाऊंगा। यहाँ पे ब्रांड डिफेंस मतलब मेरे ब्रांड के खुद के कीवर्ड्स, पूमा रनिंग शूज। तो मैं चाहता हूँ कि पूमा रनिंग शूज जब कोई सर्च करे ऑर्गेनिक तो आएगा ही आएगा, मेरा एड में भी आना चाहिए, किसी और का ना दिखा दे। अगर मैं नहीं रन करूंगा ब्रांड डिफेंस तो क्या करेगा, एडिडास पूमा रनिंग शू पे ऐड दिखाना शुरू कर देगा। तो ऐसे भी करते हैं, सर्च पूमा कर रहे हैं, एडिडास, क्योंकि उसने टारगेटिंग, क्योंकि इवेंचुअली अमेज़न देखेगा कि चलो पूमा नहीं है बट रनिंग शूज तो है, थोड़ा रेलेवेंट है, दिखा देते हैं उसको। और अगर उसको कन्वर्जन मिलने लग गया, वहां पे सेल आने लग गई, तो उसको और ज्यादा दिखाना शुरू कर देगा फिर अमेज़न। सो दैट इज ब्रांड डिफेंस। ठीक है, और ब्रांड डिफेंस मतलब मैं अपने प्रोडक्ट पेज पे भी डिफेंस को कर सकता हूँ कि मेरा जो पेज है वहां पे जो ऑप्शंस आ रहे हैं
अब पूमा के मैं स्पोर्ट्स शू के पेज पे गया हूँ तो वहां पे हो सकता है सिर्फ पूमा के ही दिख रहे हो, या हो सकता है कि एडिडास भी दिख रहा हो, नाइकी भी दिख रहा हो, तो दैट इज ऑल्सो ब्रांड डिफेंस। सो जेनरिक कीवर्ड्स मतलब हाई इंटेंट जेनरिक, तो ये टिपिकली 4 ऑप्शंस हैं जो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट में हम एक्सप्लोर करते हैं। देन वी हैव अ स्पॉन्सर्ड ब्रांड व्हिच इज ब्रांड डिफेंस अगेन, Amazon DSP ad which is retargeting। retargeting क्या हुआ, फिर से टॉप ऑफ द फनल, आज तक ट्रू कॉलर मेरा ऐड देखा है, 2-3 बार देखा है, ब्रांड रिकॉल है, अब वो सर्च करने आया अमेजोन पे फेस वॉश, अब मैं ब्रांड ए था जिसने उसको पहले ही अमेजोन पे आने से पहले कई बार अपना ऐड सर्व किया था, अब वो मुझे देख रहा है अच्छा मामाअर्थ का फेस वॉश है, नीम हिमालय का फेस वॉश है, और एक और ब्रांड है जिसका मैंने डीएसपी के थ्रू उसको बहुत बार ऐड दिखाया था अवेयरनेस में। तो क्या होगा कि अब वो मेरे ऊपर भी क्लिक करेगा क्योंकि उसको लग रहा है कि ये ब्रांड को मैं जानता हूँ, सुना है कहीं पे मैंने। अब उसने क्लिक कर लिया है, अब क्या हुआ, उसने खरीदा नहीं है बट डीएसपी के थ्रू परचेज में मैं क्या है फिर से उसको परचेज के थ्रू रीटारगेटिंग कर सकता हूं कि भाई अगर जो रिसेंट में मान लो कि पिछले लास्ट 30 डेज में मेरे प्रोडक्ट पेज पे आया था तो मैं उसको, या फिर लास्ट 7 डेज, लास्ट 3 डेज, व्हाटएवर ड्यूरेशन वी वांट, उसके थ्रू हम रीटारगेट भी कर सकते हैं। सो दैट इज डीएसपी। एंड देन स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। स्पॉन्सर डिस्प्ले क्या है कि इसमें लिमिटेड है जो डीएसपी करता है। डीएसपी इज लाइक अ यू नो सीनियर और इट्स लाइक अ बेबी एंड दिस इज लाइक अ फादर। डीएसपी काफी एडवांस है, डिस्प्ले में बेसिक सी चीजें हम कर सकते हैं, व्यू बेस्ड रीटारगेटिंग कर सकते हैं। ये जैसे एमएक्स प्लेयर उन सब में एमएक्स प्लेयर के लिए तो एसटीवी है विच इज नॉट अ परचेज स्टेज। एमएक्स प्लेयर इज फॉर अवेयरनेस ओनली, तो वहां परचेज में एमएक्स प्लेयर का कुछ काम नहीं है। फॉर परचेज अगर मैं कन्वर्जन ड्रिवन एड चलाना चाहता हूं, मेरे जो बजट है वो कन्वर्जन के लिए डिफाइंड है, अगर मैंने कर रखा मान लीजिए, तो मैं उसमें फिर कोई भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म या उसमें मैं फिर इस तरीके से कोई भी टॉप ऑफ द फनल पे नहीं जाऊंगा। यहाँ पे मेरा जो बजट रहेगा वो स्पेसिफिक कन्वर्जन ड्रिवन ही रहेगा कि कैसे मैं एड टू कार्ट करवाऊं अगर नहीं हुआ, और कैसे मैं वो परचेज करवाऊं। So these are the ad solutions that are available। इसमें कन्वर्जन रेट, जैसे वहां CTR था हमने बात की थी, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था, यहाँ पे कन्वर्जन रेट एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ओके। At a purchase stage, we have a brand that is selling a t-shirts, hoodies, इस तरीके के प्रोडक्ट बेचते थे वो। क्लोथिंग हमारे पास करीब वो 15 महीने आए थे, 15 महीने पहले आए थे। वो स्पेंड करते थे करीब 4 लाख रुपए और 18 लाख रुपए की इनकी सेल्स होती थी, टोटल सेल्स। 4 लाख रुपए कहाँ? अमेजोन पे एड स्पेंड था 4 लाख का, और टोटल सेल्स अमेजोन पे थी 18 लाख की महीने की। ठीक है, ये महीने के नंबर्स थे उनके साथ। 15 महीने हमारे साथ काम किया है हमने, उनको स्केल किया है परचेस ड्रिवन रह के, क्योंकि वो टी शर्ट और ऐसा ब्रांड है जहाँ पे कि कन्वर्जन फोकस ज्यादा काम करना है, वहां पे ब्रांड का करना है, बट जो एज कम्पेयर टू कोई और ब्रांड होगा जो कंज्यूमेबल टाइप या हाई प्राइस्ड होगा तो अलग होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कन्वर्जन ड्रिवन फोकस्ड एड्स रखे, बहुत ज्यादा काम इसके ऊपर किया है, थोड़ा बहुत इनके ऊपर भी किया है। 4 लाख मंथली एड स्पेंड को आज 15 महीने बाद वो 11 लाख रुपए करीब महीने के एड स्पेंड करते हैं। और जो उनका सेल्स थी 18 लाख, आज वो 80 लाख रुपए है 15 महीने में, क्योंकि हम सिर्फ इस पे फोकस कर रहे थे उनके लिए, क्योंकि हमें पता है कि उनका ब्रांड परचेज या कन्वर्जन पे ज्यादा हमको जाना है, एज कम्पेयर टू बाकी चीजों पे भी जाते हैं, बट बहुत बेसिक्स है, यहाँ पे हम ज्यादा फोकस करते हैं। तो इतना बेटर, इतना बढ़िया रिजल्ट हो सकता है अगर हमको अपने फनल पता हो कि मेरे उस ब्रांड की क्या प्रॉब्लम है और उसको मुझे क्या सोल्यूशन देना है। अब अगर उनका प्रॉब्लम, उनका ब्रांड, उनकी कैटेगरी ऐसी है जहां पे मुझे इस पे काम करना चाहिए था, बट इसके बदले में अगर किसी और चीज पे ज्यादा घुसूंगा, ज्यादा ध्यान दूंगा, तो वो जो मेरा जो रिजल्ट है वो नहीं आएगा। तो फॉर मी टू गिव देम अ वेरी रेलेवेंट रिजल्ट, आई नीड टू अंडरस्टैंड कि वो किस स्टेज पे है और फनल पे उनका कहाँ पे कौन से स्टेज पे काम करना है। और कई ऐसे भी ब्रांड है जिनके साथ हम कन्वर्जन से ऊपर जाएंगे तो कंसिडरेशन से ऊपर अवेयरनेस, पूरा फुल फनल भी काम करते हैं। तो ये डिसाइड करता है कि वो ब्रांड कैसा है, किस स्टेज पे, और उसको किस फनल पे काम करना है। यहाँ पे अगर हम आगे बढ़े तो कन्वर्जन के जो ड्राइवर्स हैं उनको देख लेते हैं, क्योंकि ये सबसे कन्वर्जन स्टेज पे, परचेज के स्टेज पे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है इसमें रिव्यू रेटिंग। रिव्यू रेटिंग, अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कस्टमर को कि वो मेरा प्रोडक्ट मेरे कस्टमर के ऊपर खरीद ले, और मेरे कस्टमर के 1000 रिव्यू और मेरे यहाँ 5, तो आई नीड टू रियली थिंक समथिंग बिफोर आई हैव दैट एक्सपेक्टेशन। तो मुझे अपने रिव्यू रेटिंग सॉर्ट करने हैं। अब हाँ, एवरीबडी स्टार्ट्स फ्रॉम समवेयर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम से कोई आएगा और 1000 पे चला जाएगा। अगर मेरे रिव्यू रेटिंग मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा है, मान लो मैं नया ब्रांड हूं, तो मैं इसका लेवरेज लेता हूं ना, फिर चलो वहां मैं वीक हूं, इस पे मैं इंप्रूव करने की काम करता हूं। लेट मी इंप्रूव माय लिस्टिंग क्वालिटी, मेरे इमेजेस को अच्छा काम कर लेता हूं मैं। इसमें भी हम फिर इंसेंटिव्स भी दे सकते हैं ना, कि अगर कस्टमर रिव्यू लिखता है हम अगले ऑर्डर में डिस्काउंट या ऐसा कुछ। मतलब थोड़ा अमेजोन पे इंसेंटिवाइज करना शॉपर को और अपने कस्टमर को, वो अलाउड नहीं है। मतलब आप ये नहीं कर सकते हो कि तुम मेरे लिए रिव्यू लिख दो, पॉजिटिव रिव्यू लिख दो और मैं तुम्हें उसके बदले डिस्काउंट दे दूंगा। अच्छा। आप डिस्काउंट देना चाहते हो दे दो, बट आप उसको ये नहीं बोल सकते हो कि तू मेरे को पॉजिटिव रिव्यू दे। तो देन द लैंग्वेज हैज टू बी
कि पहले तो Amazon आपके साथ सीधा कॉन्टैक्ट शेयर नहीं करेगा कि आप फोन कर लो या कुछ कर लो, आपके पास उसकी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। अच्छा। जो तरीका है वो है कि या तो कोई उसको इंसर्ट कार्ड डाल के किसी तरीके से अपने से कांटेक्ट करवाना कि भाई मैं अपने व्हाट्सएप फनल पे लाऊं से या वेबसाइट पे ले जाऊं, वारंटी दूं वगैरह वगैरह, तब मैं उसको अलग से बोलूं। बट Amazon बोलता है कि आप मेरे कस्टमर को इंसेंटिवाइज नहीं कर सकते हो पॉजिटिव रिव्यू के लिए। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि यू आर अ लकी कस्टमर, प्लीज रेट अस विथ योर एक्सपीरियंस एंड हियर इज अ 10% डिस्काउंट फॉर योर नेक्स्ट ऑर्डर। तो यहाँ पे क्या है, न्यूट्रल है मेरी लैंग्वेज। मैं कोई उससे ये नहीं बोल रहा हूँ कि तेरे को 10% इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तू मुझे रिव्यू पॉजिटिव देगा। तो वो है, तो रिव्यू रेटिंग अगर मेरी वीक है, मान लो मैं नया हूँ, तो आई नीड टू वर्क ऑन दिस। अब अगर मैंने देख लिया कोई जो 4 साल पहले से बेच रहा है और उसके रिव्यू रेटिंग मान लो 4000 थे और उसके लिस्टिंग को इमेजेस जो है उसकी एकदम खत्म है, बेकार है, सिर्फ 3 इमेजेस डाल रखी है, बट वो धंधा कर रहा है महीने में 10 लाख 20 लाख 50 लाख का एक प्रोडक्ट से। अब मैं उसको देख के बोलूंगा यार उसकी बुरी इमेजेस है, मैं भी तो बुरी रख लूं, तो नहीं चलेगा, क्योंकि उसके पास कोई और लीवर है जिसको वो यूज कर रहा है। तो देन आई नीड टू यूज दिस लेवर। अब दूसरा प्रीमियम A+ कंटेंट का, ये भी क्रिएटिव का पार्ट हो गया, लिस्टिंग इमेज की हो गई ये नीचे, तो मुझे इसका लेवरेज लेना पड़ेगा अगर मेरे पास रिव्यू रेटिंग नहीं है। सही कीवर्ड्स वो सब लगाना। हाँ, अब वीडियो, अगर मेरे पास वीडियो की कैपेबिलिटी नहीं है, मैं उतना इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूं, तो फिर मैं प्राइसिंग कूपन्स पे इन्वेस्ट करूं कि मैं कैसे कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग दूं, कैसे मैं डिस्काउंट दे सकूं कि कस्टमर मुझे खरीदे। और फिर उसके बाद ब्रांड स्टोरी, मेरे पास कोई सर्टिफिकेशन है, कोई अवार्ड रिकॉग्निशन है, वो हाईलाइट कर सकूं एज अ ब्रांड कि भाई ये फॉर एग्जांपल कंज्यूमेबल ब्रांड्स होते हैं जो खाने के होंगे, उसमें FSSAI का सर्टिफिकेशन जरूरी है, बिना उसके तो आप बेच ही नहीं सकते हो। बट कई ब्रांड ऐसे होते हैं सिर्फ उसको भी दिखा के हाईलाइट करते हैं, देखो जी हमारे पास FSSAI का सर्टिफिकेशन है, जबकि वो तो मैंडेटरी है बेचने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके। एंड फाइनली द डिलीवरी टाइमलाइंस। तो आपको देखना पड़ेगा कि कन्वर्जन के ये जो 7 ऑप्शंस यहाँ पे हैं, इन 7 में से कम 50% से ज्यादा मैं अपने फेवर में कर सकूं। रिव्यू रेटिंग में नया हूं, नहीं कर सकता हूं, तो चलो लिस्टिंग इमेज में तो कर सकता हूं, एक इसको कर लूं, प्रीमियम A+ ला के दे सकूं, वीडियो दे सकता हूं तो वीडियो पे जा सकूं, प्राइसिंग बेहतर कर सकूं। तो जो इनमें से कर सकते हो वो करेंगे उतना ज्यादा। जिसका जो मान लो मैं एज अ ब्रांड अगर ये 7 के 7 को बेस्ट कर रहा हूं ना, तो मेरी ज्यादा सेल होगी। हाँ, जो जितना कर पाएगा। तो ये इन पे से जहां मैं वीक होता चला जाऊंगा वहां गड़बड़ हो जाएगी। तो 4 स्टार एंड अबव रेटिंग पे Amazon जो होता है आपको ज्यादा विजिबिलिटी देता है, और अगर मेरी रेटिंग 4 स्टार से नीचे गिर गई, 3.5 स्टार 3 स्टार पे आ गया, तो Amazon फिर पिनलाइज भी करता है। मतलब मुझे उतना दिखाएगा नहीं। हाँ, वेरी विजिबिलिटी लिमिट करना शुरू कर देगा, वो मुझे नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसके पास सारे सिग्नल्स हैं, उसे पता चल रहा है कि कस्टमर खरीद रहा है कि नहीं खरीद रहा है। तो उसके पास डेटा दिखाता है कि 4 स्टार एक प्रोडक्ट का जब था तब उसका कितना सेल्स करता था वो, और जब वो 3 स्टार या 3.5 हो गया तो अब कितना सेल कर रहा है। तो उससे पहले ही आपकी विजिबिलिटी कम करना शुरू कर देगा वो। इसमें लिस्टिंग इमेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इन्फॉर्मेशन जो है काश मेरे पास या किसी ऐसे सेलर के पास होती जब वो शुरू कर रहे थे, तो उन्हें बहुत हेल्प करता कि टाइप्स ऑफ इमेजेस Amazon पे क्या क्या अवेलेबल है। तो इसको क्विकली टच कर लेते हैं। पहली तो मेन इमेज हो गई, दूसरी मेरा प्रोडक्ट का एनाटॉमी कि मेरे प्रोडक्ट के अंदर है क्या क्या। हाँ, ये भी ये तो कस्टमर को अगर पता रहेगा कि प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के अंदर ये है, ये चीजें, तो उसको ज्यादा इजी होगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, कुछ ऐसा है मीटर ग्राफिक में दिखा सकता हूँ, तो मेट्रिक ग्राफिक विल बी वेरी मच हेल्पफुल। अब हाउ टू, हो सकता है कि मेरे पास मैं माइक बेचता हूँ बट उसको कैसे यूज करेगा, हाउ टू इमेज रहेगी तो वो हेल्प करेगा। ठीक है, एप्लीकेशंस यूज दिखा सकूं मैं प्रोडक्ट का कैसा है, सीजनल है अगर मेरा प्रोडक्ट वो दिखा सकूं, उसका कोई एक फीचर, कोई मेन फीचर दिखा सकूं, मल्टी फीचर ऐसे आइकन के थ्रू दिखा सकूं, रिव्यूज कस्टमर के टेस्टिमोनियल दिखा सकूं, वो मुझे हेल्प करेगा, कस्टमर रिलेट कर पाएगा। अच्छा, किसी का भले ही ये मेरा कस्टमर नहीं है बट दिखाने के लिए मैंने एक इमेज बनाई है कि भाई देखो मेरा प्रोडक्ट से ये होता है। फिर उसके बाद UGC इमेज हो गया, यूजर जनरेटेड कंटेंट, कोई ऐसा इमेज जो रॉ इमेज हो, बहुत पॉलिश इमेज ना हो, वो मेरे प्रोडक्ट के बारे में कोई एक्चुअल कस्टमर का इमेज है ये। ठीक है, फिर उसके बाद अगर कोई सेफ्टी रिलेटेड कोई कंपोनेंट है, मैं वो दिखा सकता हूँ कि मेरा प्रोडक्ट कैसे सेफ है। इंग्रेडिएंट्स है, मेरे प्रोडक्ट में क्या क्या सामान जा रखा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई चीज खाने की है, लगाने की है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ब्रांड के लिए कि भाई मैं जो खाऊंगा या अपने से ऊपर लगाऊंगा वो है क्या अंदर, कोई केमिकल तो नहीं है, केमिकल फ्री है, क्या चीजें हैं, उसकी क्वालिटी भी बताना। गिफ्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट को, अगर कर सकते हैं। ये एक इमेज है जो बहुत बार लोग भूल जाते हैं लगाने के लिए। मान लीजिए मैं वॉच बेचता हूँ, वॉच इज समथिंग दैट आई माइट गिफ्ट टू समबडी, सो देन दिस इज द काइंड ऑफ इमेज दैट आई मस्ट हैव। मेरे को गिफ्ट की एक इमेज लगानी चाहिए, ताकि जब कस्टमर देख रहा होगा ना, सोच नहीं रहा है वो तब गिफ्ट करना है, बट उसने जैसी वो इमेज देखी ना, उसको रिकॉल आ जाएगा, अरे मेरे उसका बर्थडे, मेरे इसका ये वो है, मैं इसको गिफ्ट कर सकता हूँ। क्या क्या मैं देता हूँ, इंक्लूजन्स प्रोडक्ट के साथ क्या आता है, वो एक हो गया। अवर्स वर्सेस अदर्स, कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपेयर करना, मेरे जो बेनिफिट्स हैं उनको, पूरे बेनिफिट्स को दिखाना, लाइफस्टाइल के मॉडल को, कस्टमर अवतार। अगर मैं मान लो को एक हेल्दी होना चाहता हूं और इस तरीके से दिखना चाहता हूं, अगर मेरे को ऐसा कोई इमेज प्रोडक्ट पे दिखेगा बेचते हुए, आई विल मेक मच मोर सेंस एंड रिलेट टू इट। एंड फाइनली इन्फोग्राफिक्स, अगर मैं कुछ दिखाता हूं, तो इनमें से यहाँ पे लगभग आपको जो ये इमेजेस दिख रही हैं, करीब 18 इमेजेस हैं। इन 18 में से 9 इमेजेस चूज करनी है, और इनमें से 9 इमेजेस आपको अपने प्रोडक्ट में ये दिखानी है
फॉर एनीबडी हु वांट्स टू इंप्रूव देयर कन्वर्जन, डिपेंडिंग ऑन की कौन सा प्रोडक्ट के ऊपर, हाँ। जिस कैटेगरी में कैसा प्रोडक्ट है उसके ऊपर। फिर प्रीमियम ए प्लस कंटेंट है, जब प्रोडक्ट में नीचे आते हैं अमेजोन के पेज पे तो इस तरीके से कुछ इमेजेस दिखती हैं। हाँ ये इसमें वीडियो भी है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वीडियोस होते हैं, इन पे क्लिक करके वीडियो प्ले हो जाता है। तो ये प्रीमियम ए प्लस कंटेंट है। कन्वर्जन को बढ़ाने के लिए अभी क्या है, लिस्टिंग इमेजेस पे लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, 7 इमेज दिखती हैं, 6 इमेज दिखती हैं, 9 मैक्सिमम इमेजेस आप डाल सकते हो। अब मेरे पास ऐसी भी तो इन्फॉर्मेशन रहेगी ना कि जो मैं कस्टमर को बताना चाहता हूँ, उसके लिए मैं प्रीमियम ए प्लस यूज करता हूँ। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दैट आई वांट टू शो टू द कस्टमर, सो दिस इज प्रीमियम ए प्लस, which is very important for a brand to show themselves as a premium A plus is something that they need। ठीक है, so that is the conversion में जो चीजें हमको हेल्प करती हैं, जो यूज कर सकते हैं हम, which covers that। अच्छा, तो ये अब हमारा फनल कंप्लीट हुआ। हाँ, अब हमारा फनल कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब जो है नेक्स्ट वो है Amazon Marketing Cloud। ये क्या है? Amazon Marketing Cloud is something recently Amazon has given, which is way powerful than any other solutions which is been around। Amazon Marketing Cloud में क्या है, Amazon हमें जो पूरी जर्नी है उसको मेजर करने के लिए दे रहा है कि कौन सा स्टेज आपका अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है। ओके, अभी तक क्या होता था कि Amazon का जो एट्रीब्यूशन है वो क्या है, लास्ट टच एट्रीब्यूशन पे काम करता है। लास्ट टच का मतलब है कि फॉर एग्जांपल कस्टमर ने मेरा पहले देखा होगा वीडियो, फिर कस्टमर ने मेरा डिस्प्ले देखा होगा या क्लिक किया होगा, बट लास्ट में खरीदा उसने कब, जब उसने स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट देखा है। तो Amazon सेल्स किसको एट्रीब्यूट कर देगा, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट को। हाँ। जबकि इसमें वीडियो ने भी अपना काम किया था, फिर उसने डिस्प्ले ने भी अपना काम किया था, बट सारा क्रेडिट किसको दिया गया है, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट को। हाँ। ठीक है, Amazon मार्केटिंग क्लाउड के थ्रू मुझे पता चल सकता है कि मेरे बाकी के जो ऐड हैं, जो उससे पहले के हैं, वो कैसा काम कर रहे हैं। मतलब जो परचेज हुई थी, तो चलो लास्ट तो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट था, बट उससे पहले क्या कोई और था, दैट इज व्हाट Amazon मार्केटिंग क्लाउड विल गिव अस। इसमें हमें जैसे पता चल जाएगा कि मे बी अवेयरनेस उतनी है नहीं, तो हमें अवेयरनेस पे ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, या कंसिडरेशन पे, या परचेज डिसीजन हो नहीं पा रहे, आपको स्पेसिफिक पता चलेगा कि इसमें डबल डाउन करना है, कहाँ कमी रह रही है। हाँ, तो मेरे कस्टमर की जर्नी को मैं देख पाऊंगा, समझ पाऊंगा। इसमें एक और इंसाइट मिलता है, वो होता है टाइम टू कन्वर्जन। टाइम टू कन्वर्जन का मतलब ये है कि कस्टमर ने मेरा प्रोडक्ट देखा है, उसके बाद कितना टाइम लगा उसको खरीदने में। हो सकता है कोई प्रोडक्ट बहुत लो टिकट के सस्ते हैं, 200-300 रुपए का, वहां पे मैं विद इन अ मिनट मेरे मैक्सिमम परचेजेस हो। बट अगर मैं वहीं पे कोई फर्नीचर बेच रहा हूँ, ठीक है, जो मान लीजिए 30,000 का है, मैं आईफोन बेच रहा हूँ जो 1.5 लाख रुपए का है, तो वहां पे जो परचेज का जो जर्नी है, जो टाइम है, वो ज्यादा होगा। तो अगर मुझे ऐसा डेटा मिल जाए कि मेरा कितने टाइम में परचेज होता है, तो मैं अपने एड स्ट्रैटेजी को और अच्छे से प्लान कर पाऊंगा। तो इस तरीके की इनसाइट्स मिल पाती हैं। सो दैट इज Amazon मार्केटिंग क्लाउड, जहां पे कि ये इनसाइट्स मिलती हैं, बहुत पावरफुल है, जो ब्रांड्स को बिल्कुल अभी पता नहीं, क्योंकि ये नई चीज आई हुई है। और दूसरा एस्पेक्ट Amazon मार्केटिंग क्लाउड का होता है ऑडियंसेस का। अच्छा, ऑडियंसेस का मतलब ये कि यूजिंग Amazon मार्केटिंग क्लाउड, अब Amazon मुझे वो ऑप्शन दे रहा है कि ऐसा कोई जिसने मेरे ऐड टू कार्ट तो किया बट खरीदा नहीं, उसको मैं दोबारा से अपना ऐड सर्व कर सकूं। आज से पहले ये ऑप्शन नहीं था मेरे पास। वो तो डीएसपी के थ्रू कर सकते थे ना। हाँ, वो पहले डीएसपी के थ्रू कर सकते थे। हाँ। अब आप बिना डीएसपी के वो कर सकते हो। ओके, तो आपको डीएसपी के लिए कोई Amazon या फिर एजेंसी की जरूरत नहीं है इस चीज के लिए, ऐड टू कार्ट को रीटारगेट करने के लिए। तो आप अपना ऐड टू कार्ट जो है वो AMC के थ्रू कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, ऐसे भी बहुत सारे शॉपर्स होंगे जो मेरे प्रोडक्ट पेज पे आए तो हैं, बट मुझसे खरीदा नहीं उन्होंने। 2 बार आ गए, 3 बार आ गए, बट खरीद नहीं रहे। तो मतलब कुछ तो रीजन है जिसकी वजह नहीं खरीद रहे हैं, तो मैं उनको भी रीटारगेट कर सकता हूँ। मैं बता सकता हूँ Amazon को, एनीबडी हु केम टू माय प्रोडक्ट पेज 3 टाइम्स, भाई उसको मेरा ऐड दिखाओ। ठीक है, पहले क्या है कि अगर मैं शूज के लिए कर रहा हूं, तो रनिंग शूज जिसने सर्च किया है उसको बहुत लोग ऐड दिखा रहे होंगे। हाँ। और मेरे सारे ऐड हैं जो बहुत सारे इस तरीके के कीवर्ड पे चल रहे होंगे। अब इसके थ्रू मैं Amazon को बोल सकता हूं कि जिसने रनिंग शूज किया है सर्च, उसको मेरा ऐड दिखाओ, चाहे वो उस टाइम रनिंग शूज ढूंढ रहा है, नहीं ढूंढ रहा है, वो कुछ और ढूंढ रहा है, तब भी मेरा ऐड उसको दिखाया जा सकता है। तो AMC इज वेरी पावरफुल। जो बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं वो अभी इनको नहीं, हमने करीब रफली 400 कैंपेन्स सिर्फ AMC की बनाई है पिछले 3 महीनों में, जब से AMC लॉन्च हुआ है। बहुत रीसेंट है, बहुत रीसेंट है ये। हमने इसमें 400 कैंपेन बना दी हैं। हमें पता है कि अब जो डेटा उसको हम देख रहे हैं कि कौन सा टाइप ऑफ ऑडियंस काम करता है, कौन सा इनसाइट्स किस टाइप के ब्रांड के लिए हेल्पफुल है। तो द डेटा दैट वी आर एबल टू यूज इज हेल्पिंग। अब उससे क्या हो रहा है कि कोई भी और ब्रांड है जिस पे हमने वो नहीं किया है, अब हमारे पास लर्निंग्स है, उसके बेसिस पे हम वो ऑडियंसेस क्रिएट कर रहे हैं, वो इनसाइट्स देख पा रहे हैं कि कैसा है। सो इसमें AMC का क्या है, पूरे फनल लेवल पे बता देता है, अवेयरनेस पे मेरा कितना इफेक्टिव काम हो रहा है, कंसिडरेशन पे और परचेस पे कैसे मेरा काम हो रहा है। तो अब AMC किस ब्रांड को यूज करना चाहिए, करेक्ट, ठीक है, नेक्स्ट इज दैट। तो AMC उस ब्रांड को यूज करना चाहिए जो पूरे एड टाइप्स को यूज कर रहा है, मतलब स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट भी करता है, स्पॉन्सर्ड ब्रांड भी करता है, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले भी करता है, ST भी करता है, DSP करता है,
अगर पांचों नहीं कर रहा है तो एटलीस्ट 2-3 तो कर ही रहा है। हाँ, जो सिर्फ स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट रन करता है उसके लिए इतना हेल्पफुल नहीं होगा, क्योंकि उसने बाकी एक्सप्लोर ही नहीं किया ऑप्शंस। उसका डेटा मिला नहीं हाँ, तो होगा। उसका डेटा ही नहीं है, तो उसको हाँ। वो डेटा से कोई इंसाइट ही नहीं पता चलेगी। उसको तो बस यही है कि स्पॉन्सर प्रोडक्ट से मैं करता हूँ और उसी से सेल्स आती है। Okay. तो जो ब्रांड सारे एड सॉल्यूशंस को यूज कर रहा होगा उनके लिए ये गोल्ड माइन है। एएमसी बहुत हेल्पफुल है। उससे क्या होगा कि मैं इन्वेस्ट करता रहूंगा। अभी मुझे लास्ट टच से तो ये पता चलता है कि स्पॉन्सर प्रोडक्ट मेरे लिए धंधा लाता है, हाँ। बट अब इससे मुझे पता चल पाएगा कि स्पॉन्सर्ड ब्रांड उस धंधा लाने में मदद कर रहा है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसने भी इस तरीके से कर रखा होगा वो इसको कर पाएगा। और जो कोई भी मतलब बिना आंख बंद करके स्केल करना चाहता है, ऐसे ही उनके लिए ये मतलब इट्स अ क्लियर वे, इट विल गिव यू वेरी मच क्लैरिटी कि कैसे करना है, किस तरीके से करना है। तो एएमसी इज समथिंग दैट अ ब्रांड शुड बी यूजिंग। और उसके किस तरीके के सवाल का आंसर देगा वो, कि क्या वीडियो, डिस्प्ले, एड, ये सब मुझे हेल्प कर रहे हैं सेल्स लाने में। पहले ये सब आपको कन्विंस करना पड़ता था, अब ये डेटा के थ्रू हाँ, वो कस्टमर खुद से कन्विंस एग्जैक्टली। तो पहले हमको बोलना पड़ता था, ब्रांड को या अमेजोन को बोलना पड़ता था अवेयरनेस पे काम करो, कंसिडरेशन पे काम करो। ब्रांड बोलता था नहीं मैं तो सिर्फ परचेस पे काम करूंगा। अब यहाँ पे क्या है कि अब डेटा दिखा देगा हमको कि किस एड, फॉर एग्जांपल क्या अवेयरनेस एड पहले उसने देखा था खरीदने से पहले, ये मेरा पता चल जाएगा मुझे। फिर उसने मेरे ब्रांड को सर्च किया था और फिर परचेस किया था। अगर मुझे ये क्लियर रोड मैप दिख रहा है, ये पाथ टू कन्वर्जन दिख रहा है, तो एज अ ब्रांड आई विल बी कॉन्फिडेंट कि ठीक है मैं तीनों स्टेजेस पे खर्च करूंगा। एएमसी से हमें क्या पता चल रहा है कि हाउ लॉन्ग डज अ कस्टमर टेक टू डिसाइड। क्लिक किया, व्यू किया, एड टू कार्ट किया, बट खरीदा कि नहीं खरीदा, वो पूरा स्टेप, पूरा जर्नी जो है फनल का, वो पता चल पाएगा। और अगर अभी नहीं खरीदा, बाद में खरीदा है, तो कितने बाद में खरीदा है वो पता चल पाएगा। ठीक है। दूसरा कि कितना समय था पहले ऐड को देखने में, फिर पेज पे आने पे, फिर परचेस करने पे, कैटेगरी टू कैटेगरी ये सारी इंफॉर्मेशन अलग होती है, प्राइस टू प्राइस अलग होती है। तो ये सारा कुछ हमें ये हेल्प कर पाता है। तो एएमसी जो है वो 3 सवाल, एक एज अ फाउंडर के, एज अ ब्रांड जो है, मेरे हिसाब से 3 सवाल हैं जो उनके वो आंसर करता है। पहला, क्या अवेयरनेस मेरे लिए काम कर रही है। दूसरा, कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ एड्स मुझे रन करने चाहिए। और तीसरा, कितना टाइम लग रहा है कस्टमर को डिसाइड करने पे। ये तीनों का जो है पहले आंसर नहीं था, Amazon का डेटा नहीं मिलता था, बट अब विद एएमसी Amazon ऑफर्स ऑल ऑफ दिस। अब मेरे को ये डेटा देख के मेरे को पता चल सकता है कि मेरा जो जेनरिक कीवर्ड्स है वो कितना हेल्प कर रहा है और ब्रांडेड कीवर्ड मेरा कितना हेल्प कर रहा है। टिपिकली ब्रांडेड कीवर्ड जो होते हैं वहां पे कन्वर्जन ज्यादा होता है, जेनरिक या नॉन ब्रांडेड कीवर्ड्स होते हैं वहां कन्वर्जन कम होता है। क्योंकि प्यूमा रनिंग शूज सर्च करा तो बहुत चांस है कि वो प्यूमा का इशू कर लिया। हाँ, क्योंकि वो फनल में नीचे आ चुका है। हाँ। जब कोई जेनरिक कीवर्ड सर्च कर रहा होगा तो वो फनल में ऊपर है, अवेयरनेस पे है भी। हाँ। और जो ब्रांडेड सर्च कर रहा है यानी वो कंसिडरेशन से परचेस की तरफ मूव कर रहा है। हाँ। तो जब कोई परचेस के स्टेज पे आ रखा है तो जाहिर सी बात है ब्रांड के नाम से सर्च करेगा, एंड एज अ रिजल्ट यहाँ पे कन्वर्जन ज्यादा होता है और वहां बुरा होता है। बट वो छोड़ना नहीं है, दैट इज इंपॉर्टेंट। दैट्स वेयर द न्यू कस्टमर्स कम्स। जो ऑलरेडी पूमा रनिंग शूज से कर रहा है तो उसको तो पता है पूमा के बारे में, वो कन्वर्ट हो जाएगा। बट जो सिर्फ रनिंग शूज फॉर मेन से कर रहा है उसको नहीं पता, उस कस्टमर को भी मुझे टारगेट करना है। अब बजट को मेरे डिस्ट्रीब्यूट ऐसा करना है कि कितना यहाँ और कितना वहां लगाना है। सो दैट एज अ ब्रांड आई हैव टू डिसाइड एंड डू। What is the formula to win on Amazon? I think the formula to win on Amazon is to have a great content, अच्छे रिव्यूज लाना, मेरा CTR और CVR ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इन पे ध्यान देना, और फिर स्केल करना बेस्ड ऑन द डेटा दैट आई हैव, यूज दैट डेटा टू एक्सप्लोर फर्दर। ठीक है। सो लास्ट आई थिंक एक चीज है जिसको हम टच करना चाहेंगे, वो है DSP, बिकॉज ये एक की कंपोनेंट है फॉर ब्रांड टू ग्रो बियॉन्ड अ सर्टेन स्टेज। अभी क्या हो रहा है कि Amazon पे स्पॉन्सर प्रोडक्ट, स्पॉन्सर ब्रांड, स्पॉन्सर डिस्प्ले, वीडियो, ये सब हर कोई यूज कर रहा है। DSP बहुत कम लोग यूज कर रहे हैं। जैसे AMC है बहुत कम लोग यूज कर रहे हैं, वैसे DSP बहुत कम लोग यूज कर रहे हैं। तो जो DSP एज अ सॉल्यूशन यूज कर रहा है उसके पास वो एडवांटेज है कि वो उस कस्टमर को जो मार्केट में आने से पहले अपने ऐड दिखा रहा है, ताकि जब वो मार्केट में आएगा तो वो क्या करेगा, अब वो पूमा रनिंग शूज से सर्च करेगा इंस्टेड ऑफ रनिंग शूज। और अगर किसी ने पूमा रनिंग शूज से करा तो मतलब उसकी बाइंग इंटेंट उस ब्रांड की तरफ ज्यादा है, लॉयल्टी ज्यादा है एज कंपेयर टू रनिंग शूज वाले कस्टमर की। सो दैट इज वेयर DSP साइंस वेयर इट गोज बियॉन्ड Amazon or also on Amazon and can help me reach to such shoppers. और ज्यादा कस्टमर्स भी आप ला पाओगे। हाँ, तो इससे क्या होगा कि मैं अपने फनल पे कंटिन्यूस काम कर पाऊंगा। मेरा फनल को मैं कंटिन्यूसली काम करता रहूंगा, बढ़ाने की कोशिश करता रहूंगा। तो Amazon जो है DSP क्यों करना चाहिए, क्योंकि Amazon के पास Amazon का डेटा है एज कंपेयर टू मैं अगर एड मेटा पे रन करूं तो मेटा में क्या होता है कि मेरे पास सिर्फ लुक लाइक ऑडियंस है, इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस है, मुझे कन्वर्जन बेस्ड डेटा नहीं है मेरे पास। बट Amazon पे तो Amazon का शॉपर का पूरा डेटा है, तो मैं एक्चुअल डेटा के बेसिस पे अगर कोई रेप्लिका भी बनाऊंगा, लुक लाइक ऑडियंस भी बनाऊंगा, सो दैट विल बी मच बेटर एज कंपेयर टू एनी अदर प्लेटफॉर्म।
ठीक है। तो हम किस किस तरीके की ऑडियंस बनाते हैं उसमें, रीटारगेटिंग की ऑडियंस बनाते हैं, जिन्होंने हमारा प्रोडक्ट या हमारे जैसा प्रोडक्ट देखा होगा, जिन्होंने हमसे पहले कभी नहीं खरीदा है। मैं अगर फेस वॉश हूँ, मान लीजिए एज अ ब्रांड फेस वॉश बेचता हूँ, तो मेरे को पता है कि जिसने मेरा फेस वॉश एक बार लिया है उसमें से 10 में से 5 तो वापस आके दोबारा लेते हैं, बट जो 10 लिए थे वो उस पूल को मैं कैसे बढ़ाता रहूं, तो न्यू टू ब्रांड को मैं कैसे काम करता रहूं, तो मैं क्या करूंगा कि मैं डीएसपी को यूज कर सकता हूं। अनफॉर्चुनेटली स्पॉन्सर्ड एड्स जो सोल्यूशन अमेजॉन देता है उसमें एनटीवी पे हमारे पास कोई ज्यादा लीवर नहीं है यूज करने के लिए, बट डीएसपी में जो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट और स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स है उन सब सोल्यूशन में एनटीवी का कंट्रोल नहीं होता है, बट डीएसपी में ये आपके पास कंट्रोल है। न्यू टू ब्रांड, तो न्यू टू ब्रांड जो है उस पे मेरे पास डीएसपी को मैं लेवरेज कर सकता हूँ एनटीवी के लिए, ठीक है। और अवेयरनेस के लिए मैं इसको यूज कर सकता हूँ। जैसे मैंने आप सबसे शुरू में बोला था कि अवेयरनेस पे अमेजॉन थोड़ा कच्चा है एक तरीके से, जो भी सॉल्यूशंस है, डीएसपी इज द आंसर टू दैट। अगर अवेयरनेस पे किसी ब्रांड को काम करना है, गेटिंग सीन, डीएसपी इज द सॉल्यूशन, ताकि ऑन Amazon, ऑफ Amazon, कहीं पे भी वो मेरा कस्टमर जाए मैं उसको फॉलो कर सकूं। तो दैट इज समथिंग दैट वी कैन डू विद द डीएसपी। तो डीएसपी करता क्या है, मेरी रीच बढ़ाता है, स्पेसिफिक टारगेटिंग कर सकता हूं मैं, क्योंकि मेरे पास रियल डेटा है Amazon का। मैं रीटारगेटिंग अगर करूंगा तो भी मेरे को एक्चुअल डेटा मुझे पता है, जिसने मेरा ऐड कब देखा, मेरा प्रोडक्ट देखा नहीं देखा, उनको मैं काम कर सकता हूं। तो दैट इज वेयर डीएसपी इज गोइंग टू हेल्प मी, और इन सब के थ्रू मैं अपना ब्रांड की ग्रोथ कर सकता हूं। एंड दैट इज वेयर डीएसपी हेल्प्स is very powerful as a solution which brands can leverage upon। तो यहाँ पे हम टिपिकली दो तरीके के ऑडियंस रखते हैं। एक होता है इन मार्केट मतलब जो अभी Amazon पे आके सर्च कर रहा है, ढूंढ रहा है, और एक होता है लाइफस्टाइल मतलब ट्रैवल एंथुसियास्ट, या फिर किसी ने ऐसा जिसने फ्लाइट टिकट बुक करी होगी, तो वैसी ऑडियंस। तो अलग अलग बिहेवियर ऑडियंस भी हम कर सकते हैं। न्यू पेरेंट बना है, कोई नए घर में गया है, उस तरीके की ऑडियंस हम कर सकते हैं। तो दोनों, ये कन्वर्जन ड्रिवन ऑडियंस थोड़ा ज्यादा होती है क्योंकि ये शॉपिंग कर रही है अभी, और ये ऑडियंस वो है जिसको अवेयरनेस पे मुझे ज्यादा काम करना है। तो इस तरीके से मैं इनको आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, और फिर उसके बाद मैं कॉम्पिटिटर और कैटेगरी टारगेटिंग कर सकता हूँ, और फिर मैं जिन्होंने मेरा प्रोडक्ट देखा नहीं खरीदा मैं उसको रीटारगेट कर। इवेंचुअली जो कन्वर्जन निकलता है वो इससे निकलता है। बार बार वो देखता है दूसरे वेबसाइट तो मेरा प्रोडक्ट मैं उसको बार बार दिखाऊंगा, दैट इज वेयर आई गेट द कन्वर्जन। बहुत बार देखा होगा आपने भी, मैंने भी, कि मैं मेटा में कुछ खरीदता हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास, मुझे हेलमेट खरीदना था, तो मैंने हेलमेट के 2-4 वेबसाइट्स देख ली थी, उसके बाद हर कोई मुझे हेलमेट के ऐड दिखाना शुरू कर गया था। सो दे वर एक्चुअली रीटारगेटिंग मी, रीमार्केटिंग टू मी, ट्राइंग टू सी कि मैं उनका प्रोडक्ट खरीद लूँ। तो इस तरीके से रीटारगेटिंग या रीमार्केटिंग जो ऑडियंस होती है वो काम करती है, ठीक है। तो रीमार्केटिंग इज क्रिटिकल फॉर कन्वर्जन। अभी हमने जब बात करी, इसमें स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले से मैं करूंगा, Amazon से मैं करूंगा, और जो मेरे ब्रांड को फॉलो करता है Amazon पे मैं उसको भी दिखाऊंगा, अपने बाकी के प्रोडक्ट्स करूंगा, और इस तरीके से। तो ब्रांड स्टोर को भी फॉलो कर सकते हैं। हाँ, Amazon पे ऑप्शन है, Amazon पे हर ब्रांड का अपना ब्रांड स्टोर होगा, उसमें आप फॉलो करेंगे अगर, तो ब्रांड को पता चलता है कि कितने फॉलोवर्स है। और फिर मैं कुछ भी नया लॉन्च करता हूँ, मान लो मेरे पास फॉलोवर्स है 10,000, आज मैंने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तो मैं अपने ब्रांड फॉलोवर्स को दिखा सकता हूँ कि ये नया प्रोडक्ट है, और वहां से मेरा कन्वर्जन आना ज्यादा चांसेस है एज कम्पेयर टू बिल्कुल न्यू। बिल्कुल। तो इस तरीके से ब्रांड फॉलोवर्स को भी आप वो कर सकते हो। सो टिपिकली जो हम रीमार्केटिंग करते हैं, कार्ट जिसने मेरे प्रोडक्ट को किया था नहीं खरीदा उसको, जिसने मेरे को देखा नहीं खरीदा उसको, जिसने मेरा ब्रांड स्टोर पे आया नहीं खरीदा उसको, जिसने मेरा वीडियो के साथ इंटरेक्ट करा, देखा है या पॉज किया है, म्यूट किया, कुछ भी किया होगा उसको, एंड फाइनली बाकी की सारी ऑडियंसेस हैं। विश लिस्ट की होती है, मेरे कॉम्पिटिटर के पेज व्यूज होंगे, मेरे पेज व्यूज होंगे उनको। तो इस तरीके से मल्टीपल ऑडियंसेस हैं जो हम यूज कर सकते हैं, और डीएसपी में ये काफी पावरफुल हो जाती है। डिस्प्ले में भी इसमें कुछ कुछ ऑप्शन है बट लिमिटेड है। अगर डीएसपी नहीं कर पा रहा है ब्रांड, तो देन एएमसी इज द solution to leverage on most of these things। ये वो Amazon मार्केटिंग क्लाउड, ठीक है, ठीक है। सो हम यहाँ क्या करते हैं कि हम अपनी जो ऑडियंसेस बनाते हैं, इसमें एक और चीज है डीएसपी के थ्रू जो बेस्ट है, जो हो सकती है, वो क्या है। मान लीजिए कि मैं एज अ ब्रांड हूं और मेरी वेबसाइट भी है, कई सारे लोग मेरी वेबसाइट पे भी जाते हैं, तो मैं डीएसपी के थ्रू Amazon एड्स टैग करके कॉन्सेप्ट होता है, जो पिक्सल वाला कॉन्सेप्ट होता है फेसबुक का, वो कर सकता हूं, और मैं वहां की ऑडियंस को भी मैं Amazon के थ्रू टारगेट कर सकता हूं अपने डीएसपी के थ्रू। फॉर एग्जांपल, मैं बेच रहा हूं स्किन केयर, मेरे स्किन केयर पे हम एक ऑफलाइन का बड़ा ब्रांड है जो ऑनलाइन अभी पिछले कुछ सालों से काम कर रहा है, उसके लिए हम डीएसपी जो रन कर रहे थे, तो हमने क्या किया कि हमने Amazon एड्स टैग सेटअप कराया उनकी वेबसाइट पे, और उनकी वेबसाइट पे अब हमने इवेंट बेस्ड टैग्स लगा रखे। फॉर एग्जाम्पल, व्यूड जो भी हमारे वेबसाइट पे आया उसकी, उस ऑडियंस का एक हो गया। दूसरा ऑडियंस है ऐड टू कार्ट, मतलब कि वेबसाइट पे भी ऐड टू कार्ट की अगर ब्रांड की, तो भी Amazon पे हमें पता चल रहा है कि अच्छा ठीक है, दीज आर द नंबर ऑफ ऑडियंस दैट हैव एडेड टू कार्ट। तो हम Amazon डीएसपी के थ्रू Amazon एड टैग को सेटअप करने के बाद
उनका ऑडियंस को क्रिएट करके रीटारगेट करना शुरू कर सकते हैं। तो जिसने अगर मेरी वेबसाइट पे गया बट खरीदा नहीं था, ये वो सारे हैं जो, तो मैं उनको Amazon से खरीदवा सकता हूँ। क्योंकि हो सकता है कि वो वेबसाइट पे चले गए फॉर वट एवर रीजन, बट दे डोंट ट्रस्ट द वेबसाइट। Amazon को दे माइट ट्रस्ट, या फिर Amazon जल्दी डिलीवर कर रहा है, या Amazon जल्दी डिलीवर कर रहा हूँ, Amazon पे रिव्यू रेटिंग दिख रहे हो, Amazon पे सस्ता मिल रहा हो, क्या पता डिस्काउंट मिल रहा हो, कुछ भी हो सकता है। तो इस केसेस पे वो मैं उनको यहाँ से भी, वेबसाइट पे भी मैं उनको अगर नहीं खरीदा तो उनको यहाँ से टारगेट कर सकता हूँ। सो दैट इज बेसिकली दी कस्टम ऑडियंसेस इन Amazon। क्विकली इसमें देखेंगे तो मेरे कॉम्पिटिटर का पेज दिखा होगा, उसको तो मैं कर ही सकता हूँ। जिसने चेकआउट नहीं किया, ऐड टू कार्ट करने के बाद खरीदा नहीं, उसको कर सकता हूँ। जिसने नंबर ऑफ टाइम्स मेरे प्रोडक्ट पेज पे आया हो, तो इस तरीके से मल्टीपल ऑडियंसेस है। बट इसमें जो कस्टम ऑडियंस का जो एक यूनिक चीज है वो है, अगर मैं Amazon ऐड टैग कर रहा हूं, जो बहुत कम ब्रांड्स कर रहे हैं, बहुत कम लोगों को पता है उस तरीके से उसको यूज कर पाना और वो बेनिफिट निकाल पाना। सो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग फॉर आवर ब्रांड्स। तो ये हम एक एग्जांपल देख रहे हैं कि कैसे कस्टम ऑडियंस हम बिल्ड कर सकते हैं। सो अगर हम किसी, मान लीजिए कंज्यूमेबल ब्रांड जैसे कॉफी ब्रांड का एग्जांपल लें, तो अगर उसके पाथ को हम समझ सकें तो हम क्या करेंगे कि एज अ एडवर्टाइजर हम उन लोगों पे टैप करना चाहेंगे जिन्होंने हमारी वेबसाइट पे गए थे या फिर जिन्होंने हमारे Amazon पे भी सर्च कर रखा होगा। ओके, ठीक है, तो हम दो ऑडियंसेस को कंबाइन कर सकते हैं कि जो वेबसाइट वाली ऑडियंस है और जो Amazon वाली ऑडियंस है वो, या फिर क्योंकि हम एक कॉफी ऐसी है जो हेल्थ वाली है, मान लीजिए हेल्दी कॉफी टाइप कुछ है, तो वहां पे जो फिटनेस एंथुजियास्ट है तो उस ऑडियंसेस को कर सकते हैं। हो सकता है कि सिर्फ वो जिम गोयर्स हो, वो ऑडियंस हो, या फिर जो ऐसा है जो कंटेंट ऐसा देख रही हो कहीं पे, या फिर जिन्होंने वे प्रोटीन Amazon पे खरीदा हो पिछले कुछ टाइम पे, तो उनको, मतलब हम अलग अलग सोर्सेज से ऑडियंसेस को बना सकते हैं और फिर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखा रहे हैं हम कि OTT कंटेंट, ऐसे जो कि फिटनेस रिलेटेड कंटेंट देखते हो, अगर मेरा प्रोडक्ट ऐसा है जो फिटनेस कॉफी कुछ मैं अगर बेच रहा हूँ तो, और अगर ऐसे कि जो कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ बेवरेज खरीदते हो, जैसे यूएस में प्राइम मेंबर्स है हमारे, इंडिया के या कुछ भी हो गए, तो जो ऐसे जो है जो स्पेसिफिक बेवरेज है जो हर महीने Amazon से खरीद रहे हैं, सब्सक्रिप्शन टाइप, हाँ, जैसे प्राइम के सब्सक्रिप्शन हो गया, इंडिया यूएस में हो गया, तो वो कोई ऐसी बेवरेज खरीदते हैं जो कि हेल्थ रिलेटेड है, भले वो हमारी कॉफी से मिलती जुलती कुछ भी नहीं है, बट जस्ट बिकॉज दे आर अ हेल्दी कस्टमर काइंड ऑफ ऑडियंस, हम उनको भी हम टारगेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग ऑडियंसेस को हम बना सकते हैं और Amazon पे बेस्ड ऑन कि हम किस स्टेज पे करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। हो सकता है कि ये ब्रॉडर लेवल पे कोई चीज हम कर रहे हो, जैसे फिटनेस एंथुसियास्ट है जिसने मेरे ब्रांड से कोई इंट्रैक्शन नहीं है, अगर आप यहाँ देखोगे तो ये जिम वाले हैं या फिर जिन्होंने वे प्रोटीन खरीदा, ऐसा कुछ है, तो मेरे ब्रांड के बारे में इन्होंने नहीं सुना, तो मैं इनको एज एन अवेयरनेस लेवल पे टारगेट कर सकता हूँ कि मैं इनको अपना एड सर्व करूँ, दिन में एक बार दो बार करूँ, ऐसी फ्रीक्वेंसी सेट करके, या फिर मैं OTT वाले को करूँ, अवेयरनेस पे करूँ फिर से। तो इस तरीके से डिपेंडिंग ऑन द स्टेज, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, आई कैन क्रिएट द ऑडियंस एंड टारगेट देम। आपने एक सवाल शुरू में पूछा था कि कितना अवेयरनेस पे खर्च करना चाहिए। बिल्कुल, सो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर बाय द ऑल 4 स्टेजेस ऑफ द फनल कि कितना खर्च करना चाहिए, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू DSP। हाँ, फ्रॉम DSP पॉइंट ऑफ व्यू। तो DSP पॉइंट ऑफ व्यू से जो ब्रांड का बजट है, पहले तो बजट कितना होना चाहिए इज समथिंग दैट द ब्रांड शुड लुक एट। तो मेरे हिसाब से एक ब्रांड को DSP पे खर्च करना है तो 3 से 6 महीने का विंडो रखना चाहिए अपने पास, और उसका जो मंथली बजट है वो रफली 1.5-2 लाख रुपए के आसपास होना चाहिए, सिर्फ DSP का, सिर्फ DSP का। ओके, ठीक है, ताकि मैं पूरे फनल को कवर कर सकूं। ठीक है, अब अगर मान लीजिए मेरा बजट का लिमिटेशन है तो फिर मैं फनल में सेग्रीगेट कर लूं कि जी मेरे पास बजट का लिमिटेशन है, मैं सिर्फ इस पे काम करूंगा, परचेस पे, या मुझे दिख रहा है कि मेरी लॉयल्टी ड्रॉप हो रही है। फॉर एग्जांपल मैं वे प्रोटीन बेचता हूं एज अ ब्रांड, मुझे दिख रहा है कि यार मेरे पास जो पहले रिपीट कस्टमर थे वो मेरे पास डेटा था 25% के आसपास, मेरा मंथली मंथ ऑन मंथ रिपीट था, बट अब जो मेरा रिपीट मुझे डेटा दिखा रहा है वो बता रहा है कि आपका रिपीट 17% का हो चुका है, तो मैं ड्रॉप देख रहा हूँ, तो आई माइट वांट टू सॉल्व जस्ट दिस। तो उस केस में मैं इस पे बजट लगाऊंगा 1.5-2 लाख रुपए कम से कम, जो मैं बोल रहा हूँ मैं अक्रॉस द फनल बोल रहा हूँ, एंड देन यू कैन बाइफरकेट, बजट कम कर सकते हैं बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक स्टेज दैट यू वांट टू गो फॉर। 50% अवेयरनेस पे फॉर अ ब्रांड विच इज न्यू, ओके, ठीक है, रिलेटिवली न्यू। सुपर यू जैसा ब्रांड का आपने बात किया था ना, तो आई एम अज्यूमिंग कि वो अवेयरनेस पे काफी एग्रेसिव होंगे। आप देखोगे तीनों में सबसे ज्यादा बजट, चारों में सबसे ज्यादा बजट वहां जा रहा है। बट अगर मैं ऐसा ब्रांड हूं, मान लो कि मैं मामा अर्थ का फेस वॉश, कोई अलग फेस वॉश लॉन्च कर रहा हूं, मेरे पास पपाया था, विटामिन सी था, एक्ने था, अभी मैं चारकोल कर रहा हूं, तो मैं एक एस्टेब्लिश ब्रांड हूं, मैं उसी में कोई और नई चीज अगर लेके आ रहा हूं तो शायद मैं अवेयरनेस पे 50% नहीं खर्च करूंगा, वहां मैं 10-15%, 20% ही खर्च करूं। तो ये डिपेंड करता है कि मैं किस स्टेज का ब्रांड हूं, मेरा जो प्रोडक्ट लाइन है वो कितनी मिलती जुलती है, कितनी यूनिक है, कितनी अलग है। कंसिडरिंग समवन न्यू, रफली 50% एट अ अवेयरनेस स्टेज, जहां पे मैं ज्यादातर
ब्रॉडर ऑडियंस को, कोल्ड ऑडियंस को रीच करूंगा। कैसे? जैसे फिटनेस लाइफस्टाइल वाली ऑडियंस हो गई, हाँ। मेरे ब्रांड के बारे में नहीं जानता है वो, बट मुझे पता है कि वो फिटनेस एंथुजियास्ट है, या फिर जो अमेजोन पे सर्च कर चुका है ये सारे टर्म्स के साथ, या फिर जो ओटीटी पे ऐसी कंटेंट देखता है जो फिटनेस रिलेटेड है। सो दैट इज अवेयरनेस ऑडियंस। उसको मैं पहले सर्व करूंगा, उनको मैं अपने ऐड बार बार दिखाऊंगा। अ मंथ और 2 लेटर व्हाट आई विल डू इज दोज हु हैव सीन माय एड आर रेडी टू मूव टू माय कंसिडरेशन नाउ। हाँ। तो इसमें क्या करूंगा मैं? इसमें मैं उनको देखूंगा जिन्होंने मेरा प्रोडक्ट पेज, जैसे व्यूड योर प्रोडक्ट पेज, जिन्होंने देखा है, क्योंकि उन्होंने मेरे को बार बार देखा आके फिर अमेजोन पे सर्च किया होगा तो वो हो गई। नहीं तो मैं अपने कॉम्पिटिटर्स के पेजेस पे, जैसे स्लीपी आउल या रेज कॉफी जैसे कोई ब्रांड हो गए, तो इनको जाके जिन्होंने देखा होगा ना, मैं उनको टारगेट कर सकता हूँ कंसिडरेशन में, ताकि वो मुझे भी देखें। अगर वो इनको देख रहे हैं तो मुझे भी देख सकते हैं, क्योंकि मैं इनके जैसा प्रोडक्ट दे रहा हूँ, शायद मेरे पास इनसे कुछ ज्यादा एडवांटेज भी होगी। इसके बाद अमेजोन कैटेगरी में जो आए थे बट उन्होंने परचेज नहीं किया, तो ये कंसिडरेशन की ऑडियंस हो गई। तो यहाँ पे मैं करीब रफली 25% का बजट लगा सकता हूँ। तो ये डिपेंड करता है कि कौन से स्टेज का है। अभी जो है ये टिपिकली मैं उसके बात कर रहा हूँ जो न्यू लॉन्चेस वाले हैं ब्रांड। ठीक है। फिर थर्ड मैं परचेस पे आ जाता हूँ। तो शुरू में पहले 3 महीने का ये मेरा बजटिंग रहेगा। हो सकता है 3 महीने के बाद चौथे महीने में मैं बजट को चेंज कर दूं, क्योंकि तब मेरे को अवेयरनेस पे सिग्निफिकेंट ऑडियंसेस मिल चुके होंगे, तो मैं यहाँ ज्यादा खर्च कर रहा हूँ। तो परचेज का स्टेज है जो 15% मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, अज्यूमिंग कि अभी ज्यादा लोग मेरे ब्रांड को जानते नहीं, इसलिए मैं कम लोगों को परचेस में कन्वर्जन की तरफ लेके जा रहा हूँ। तो जिन्होंने मेरे कार्ट को अबैंडन किया मैं उनको टारगेट करूंगा, जिन्होंने मेरे ब्रांड के नाम से सर्च किया, मेरे ब्रांड के नाम से आके ढूंढा था, मैं उनको टारगेट करूंगा, या फिर जिन्होंने मुझसे खरीदा था मैं उनको रिटारगेट कर सकता हूं। सब्सक्रिप्शन लेयर, मेरे कॉम्पिटिटर्स के जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं टारगेट कर सकता हूं। सो दैट इज द परचेज। एंड देन फाइनली इज द लॉयल्टी मतलब जिसने खरीदा फिर खरीदा, बार बार आके जो खरीद रहा है मुझसे, वो मेरा लॉयल कस्टमर हो चुका है। तो अगर मेरे को लॉयल्टी पे टारगेट करना है तो मैं यहाँ देख सकता हूँ कि मेरे ब्रांड से जिसने 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 180 दिन में खरीदा है, मैं उनको रिटारगेट करूँ। जो मेरे से सब्सक्राइब ऑन सेव में मेरे सब्सक्राइबर एक्टिव है, मैं उनको दोबारा टारगेट कर सकता हूँ। जिन्होंने मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड है ना, तो उनको सब्सक्राइब्ड है, बट उन्होंने एक टाइप ऑफ प्रोडक्ट सब्सक्राइब किया है। मैं क्रिएटिन भी बेचता हूं, मान लो वे प्रोटीन के सब्सक्राइबर है, तो जो वे प्रोटीन लेता है क्वाइट पॉसिबल कि वो क्रिएटिन भी लेता होगा, तो मैं उसको भी फिर अपना दूसरा प्रोडक्ट टारगेट कर सकता हूं। तो इस तरीके से तो ये पूरा फनल है डिपेंडिंग ऑन द स्टेज। 3 महीने बाद नया ब्रांड हो सकता है कि थोड़ा इवॉल्व हो गया होगा, ऑडियंस अब अच्छी खासी आगे पुश हो चुकी होंगी, तो वहां पे मैं उसको शायद 50 के बदले 40 कर दूं, इसको 25 के बदले 30 कर दूं, इसको और बढ़ा दूं, इनको बढ़ा दूं, तो थोड़ा इस तरीके से फिर मैं काम करना शुरू करूं। तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट स्टेज, बट दिस इज अ वेरी क्लासिक एग्जांपल द वे वी प्लान डीएसपी फॉर ब्रांड्स, आइडेंटिफाइंग द स्टेज दैट दे आर एट एंड देन एलोकेटिंग द बजट अकॉर्डिंगली। अब इसमें कुछ चीजें हैं जो डीएसपी में जो हमें हेल्प करती हैं, वो चीजों को हम क्विकली कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट इज द केस स्टडी ऑफ अ स्किन केयर ब्रांड जो अमेजोन पे 1 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर रही है, महीने का जो सेल्स कर रहे हैं। तो ये उनका कुछ स्नैपशॉट है जहां पे आप देख सकते हो कि हमने अलग अलग टाइप की कैंपेन्स रन कर रखे हैं डीएसपी में उनके लिए। रीमार्केटिंग मतलब कि जिसने हमसे खरीदा है या नहीं खरीदा है, देखा है बट कोई इंटरेक्शन हुआ है, उसको दोबारा से। कस्टमर एक्विजिशन मतलब कोई नया वाला जिसने आज तक हमें नहीं देखा होगा, वो वाली वो ऑडियंस है। और सबसे नीचे है रिटेंशन, लॉयल्टी वाली, जिसने हमसे कभी ना कभी पास्ट में खरीदा है, उसको दोबारा से हम एड सर्व कर रहे हैं। ये जो है डेली कैसा है? ये जो है हमारा स्पेंड है जो हमने लगा रखा है, तो वो डेली बेसिस पे कितना स्पेंड कर रहा है वो दिखा रहा है मुझे। मैंने गोल सेट किया होगा कुछ कितना स्पेंड होना चाहिए, तो मुझे एक दिखा दे रहा है कि इतना आपका स्पेंड कर रहा है इस तरीके से। तो बाकी के केपीआईज है मेरे यहाँ पे, अलग अलग केपीआईज हैं जो है, बट इसमें फनल बनी हुई है। जो मेन ऑब्जेक्टिव है समझना वो ये है कि मेरी फनल है, तो मैं अगर रिटेंशन की फनल देखूंगा तो मेरे को वहां पे क्लैरिटी होगी कि जी मेरा क्या नंबर्स आ रहे हैं, क्या ऑप्टिमाइजेशन करना है। अगर मैं रीमार्केटिंग की देखूंगा तो मैं उसको देख सकता हूँ, और एक्विजिशन की है तो उसको देख सकता हूँ। तो बेस्ड ऑन दैट माय केपीआईज माइट चेंज। हो सकता है कहीं पे रोआस अच्छा आ जाए, कहीं पे रोआस बुरा हो जाए, और फिर हम ऑप्टिमाइज करेंगे डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक स्टेज ऑफ द फनल। आई थिंक ओवरऑल अगर देखेंगे तो डीएसपी, स्पॉन्सर्ड एड्स, AMC एंड द ग्रेट प्रोडक्ट एंड कंटेंट ऑन Amazon इज व्हाट हेल्प ब्रांड स्केल। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सोचूं कि जी नहीं मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी क्वालिटी, अपने आप बिक जाएगा, नहीं हो पाएगा। मार्केटिंग इंपॉर्टेंट, मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है। फिर मार्केटिंग में मेरे को किस स्टेज की मार्केटिंग करनी है वो समझना इंपॉर्टेंट है। सो एज एन एजेंसी वी ट्राई टू हेल्प ब्रांड्स विद ऑल द स्टेजेस, और इसमें जो की है वो है डीएसपी और AMC। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, क्योंकि हमें पता है कि ब्रांड स्पॉन्सर्ड एड्स थोड़ा बहुत मैनेज कर लेते हैं, ग्रेट कंटेंट बना लेते हैं, नहीं बनाते तो हम उन्हें गाइड कर देते हैं, बट डीएसपी और AMC इज समथिंग वेयर
अ ब्रांड रियली नीड टू लुक एट अगर उसे ग्रो करना है, वरना हर कोई स्पॉन्सर्ड एड्स और ग्रेट कंटेंट ऑफर करेगा। अगर आप एएमसी या डीएसपी लेवरेज नहीं करोगे एज अ ब्रांड तो आप अपने आप को लिमिट कर दोगे। ग्रोथ नहीं, आई थिंक ये काफी ऑडियंस को अवेयरनेस मिल रही होगी कि जो ब्रांड शुरू कर चुके हैं या शुरू कर रहे हैं कि अमेजोन एड्स कितने इंपॉर्टेंट है और उसमें भी कितने डिफरेंट स्टेप्स हैं, हर फनल में हर एक स्टेप में कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो काफ़ी अवेयरनेस मिलेगी एंड होपफुली इस लर्निंग को यूज़ करके वो स्केल करेंगे। एंड जैसा आपने बोला डीएसपी एमसी इन सब चीज़ के लिए तो आपकी एजेंसी है ही, तो ज़रूर गाइड करेंगे। तो थैंक यू कि आपने इतना हमारे ऑडियंस को गाइड किया। एंड दोस्तों आप ये बताना कि आपको बेस्ट पार्ट कौन सा लगा, किस चीज़ में अगर कोई डाउट है तो वो भी ज़रूर कमेंट में लिखना। आई एम श्योर मैं सर को बोलूँगा कि वो रिप्लाई करेंगे। एंड आगे हम ऐसे एक और जबरदस्त एंटरप्रेन्योर के साथ आएंगे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा भी दबा देना। मिलते हैं जल्दी एक और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।